हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो अभी हमारा जो रिसेंट लेक्चर कवर हुआ था उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से रिवर की वजह से मतलब रनिंग वाटर की वजह से लैंडफॉर्म फॉर्म्स होते हैं। हमने वहाँ पे इरोजनल देखे, हमने वहाँ पे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को भी देखा। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है उसके अंदर हम पढ़ेंगे अब विंड के बारे में कि किस तरह से विंड की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं या फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म बनते हैं इन्हें यहाँ पे एओलियन लैंडफॉर्म्स कहते हैं। किसकी वजह से बनते हैं ये? विंड की वजह से। मैंने आपको बताया विंड की वजह से दो लैंडफॉर्म बन सकते हैं, या तो वो होते हैं इरोजनल और या वो हो सकते हैं डिपोजिशनल। ठीक है, तो दो तरह के लैंडफॉर्म फॉर्म हो सकते हैं हमने देखा था, और ये इरोजन डिपोजिशन होता कैसे है हमने वेदरिंग वाला पूरा प्रोसेस देख लिया था। आज तो हमें सिर्फ लैंडफॉर्म्स के बारे में जानना है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे हमने याद हो तो आपको वेदरिंग के अंदर कुछ टर्म्स पढ़ी थी। आपने एक्सफोलिएशन के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो रॉक्स होती हैं उनमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं। आपने वहाँ पे एब्रेशन के बारे में पढ़ा था। एब्रेशन में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ फ्लो कर, जैसे विंड फ्लो कर रही है या रिवर फ्लो कर रही है, रिवर के अंदर कोई बड़ा अगर रॉक का पार्टिकल है वो किसी दूसरी बड़ी रॉक से जाके टकराता है, तो वहाँ पे उस और उनके बीच में जो वेदरिंग होती है उस प्रोसेस को हमने एब्रेशन कहा था। तो इस तरह की हमने टर्म्स पढ़ी थी। आज क्या करते हैं, कुछ और टर्म्स देख लेते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसका इजीली फिर आंसर दे सकते हैं। तो देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स के बारे में जो कि हमारे इसमें भी काम आएगी अभी जब हम एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इन टर्म्स के अंदर क्या क्या दे रखा है। हमने पढ़ा था कि फिजिकल वेदरिंग के अंदर टर्म्स कौन कौन सी हो सकती है। उसमें हमने सबसे पहली टर्म यही देखी थी एब्रेशन के बारे में। एब्रेशन का मतलब क्या था? एब्रेशन का मीनिंग समझो आप कि एक रॉक है और कोई मान लो कोई दूसरी बड़ी चट्टान या रॉक वगैरह रखी हुई है रिवर के अंदर, है ना, वो नहीं जा रही रिवर के साथ साथ में, वो अपनी जगह रखी है, पर ये जो रॉक है ये बहती हुई आ रही रिवर के साथ में और जाके उससे टकरा गई, तो ये जाके उससे टकराती है। इस वाले प्रोसेस को तो हम कहते हैं एब्रेशन। यहाँ पे जो फिजिकल वेदरिंग हो रही है वो एब्रेशन वाली होगी, ठीक है। लेकिन एट्रिशन कौन सी होती है? एट्रिशन में मान लीजिए ये रॉक भी बह रही है और इसके साथ में दूसरी रॉक भी चल रही है। अब ये दोनों एक दूसरे टकराती रहे, चलते 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 टकरा रही है एक दूसरे, तो दोनों चलती हुई रॉक जब एक दूसरे टकराएंगी तो उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एट्रिशन कहेंगे। अगर जरूरी नहीं है रिवर के अंदर ही हो, ये एयर के अंदर भी हो सकता है, विंड की वजह से भी हो सकता है कि विंड की वजह से कोई दो रॉक्स जा रही हैं, तो सेडिमेंट जा रहे हैं और एक दूसरे से क्या हो गए, फिर वो टकरा गए, तो एट्रिशन आपको वहां भी देखने को मिल जाएगा। एट्रिशन इस तरह का प्रोसेस है। इसके अलावा होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? डिफ्लेशन का मीनिंग भी सिंपल है, डिफ्लेट हो जाना, अपनी जगह से रिमूव हो जाना। तो जो छोटे सैंड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिन पे मतलब अगर हवा चलती है तो हवा की वजह से वो क्या हो जाते हैं, अपनी जगह से उड़ते हुए कहीं चल जाते हैं, नीचे नीचे नहीं जा रहे, रोल करते हुए। ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर वो क्या करते जा रहे हैं। भाई एक तो क्या होगा कि जमीन है, जमीन के ऊपर मान लो रोल करते हुए जा रहे हैं, जमीन पे, वो नहीं है। डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, वो विंड के साथ उड़ते हैं और उड़ते हुए कहीं चल जाते हैं। जैसे मिट्टी उड़ती है हमारे यहाँ पे, जब हमारे तूफान आते हैं तो मिट्टी उड़ती है ना, तो वो मिट्टी उड़ने वाला जो प्रोसेस है उसको आप डिफ्लेशन कहते हैं। फिर इसके अलावा क्या होता है? सरफेस क्रीप और ट्रैक्शन। सरफेस क्रीप आपने पढ़ा था, क्रीप वर्ड आया था, हमने सॉइल क्रीप के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मास मूवमेंट के अंदर याद करो सॉइल क्रीप वर्ड पढ़ा था कि ऊपर से सॉइल जो होती है वो ग्रेविटी की वजह से किधर की तरफ आती रहती है, नीचे की तरफ आती रहती है, तो वो एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते थे? सॉइल क्रीप कहते थे, पढ़ी थी हमने वो चीज। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है? सरफेस क्रीप। सरफेस क्रीप या फिर इससे आप क्या कहते हो? ट्रैक्शन कहते हो। ट्रैक्शन में क्या होता है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं, और हैवी होने की वजह से ये पार्टिकल्स जो हैं अब ये हवा के साथ में उड़ तो नहीं पाते, लेकिन ये धीरे धीरे क्या करते हैं? रोल करते हैं, और रोल करते करते कहाँ चलेंगे? ये आगे की तरफ चलते चले जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना ये थोड़े से स्लोप के ऊपर होते हैं। ट्रैक्शन जो होगा या क्रीप जो होता है ये हमेशा आपको थोड़ा स्लोप पे देखने को मिलता है ना। और अगर आप कहो कि सर अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट अगर जमीन है, वहां पे मान लो पार्टिकल्स हवा की वजह से नीचे नीचे रोल करते जा रहे हैं आगे की तरफ, तो फिर क्या कहेंगे? क्योंकि ट्रैक्शन तो आप सर ऐसे कह रहे हो कि ट्रैक्शन तो आपको स्लोप पे देखने को मिलेगा, जब स्लोप पे पार्टिकल रोल करते हुए हवा के साथ चल रहे हैं। तो जब जमीन पे सीधे चल रहे होते हैं उससे हम कहते हैं सॉल्टेशन। क्या कहते हैं उसे? सॉल्टेशन कहते हैं। देखो तीनों में डिफरेंस है। डिफ्लेशन में तो पार्टिकल उड़ी गया हवा में, जैसे हमारे आंधी चलती है। सरफेस क्रीप या ट्रैक्शन में क्रीप का मतलब समझना, थोड़ा सा नीचे ग्रेविटी की वजह से भी, यहाँ पे एक तो ग्रेविटी भी काम करती है, साथ में हवा चल रही है जिसकी वजह से वो पार्टिकल रोल करता करता नीचे की तरफ आ रहा है ना। पार्टिकल हैवी उड़ रहा नहीं है हवा में, हैवी है जिसकी वजह से रोल करता हुआ नीचे आया। लेकिन अगर सरफेस आपकी बिल्कुल सीधी है और वहां पे कोई पार्टिकल रोल कर रहा है हवा की वजह से, सीधी सरफेस पे रोल करता आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्टेशन कहते हैं। दिखा भी इसमें देखो, बाउंसिंग और रोलिंग मूवमेंट ऑफ सैंड साइज हैवी पार्टिकल बाय विंड और वाटर। विंड या पानी की वजह से वो आगे की तरफ मूव करता चला जा रहा है। इसके अलावा एक्सफोलिएशन हमने देख लिया था। एक्सफोलिएशन में क्या होता था कि रॉक जो होती थी वो जैसे दिन के टाइम पे तो गर्म रहते थे। डेजर्ट्स के हमने पढ़ा था, डेजर्ट्स में क्या होता है, दिन के टाइम टेम्परेचर गर्म रहता है और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है।
तो दिन के टाइम इतना गर्म, रात के टाइम इतना ठंडा, इतने ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दिन के टाइम जो मिनरल्स होते हैं वो गर्म रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड करते हैं, और रात के टाइम पे मैंने आपको बताया तो सिकुड़ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से दिन में फिर एक्सपेंड करेंगे, फिर रात को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में उनमें क्या आ जाता है, बीच में क्रैक डेवलप हो जाता है, और उस क्रैक डेवलप होने वाले प्रोसेस को हमने क्या कहा था यहाँ पे, एक्सफोलिएशन कहा था। थर्मल वेदरिंग जो वर्ड है इसका कॉमन। आगे हम देखते हैं अगला वर्ड क्या दे रखा है यहाँ पे, प्लकिंग दे रखा है ना। या प्लकिंग से पहले आप ये वाला पढ़ो, जैसे फ्रॉस्ट वाला। फ्रॉस्ट वाला जो होता है इसको थॉ साइकिल भी कहते हैं। फ्रॉस्ट वाला हम क्यों पढ़ रहे हैं, फ्रॉस्ट वाला हमने पढ़ रखा है, याद करो कि जब क्रैक के बीच में पानी चला जाता था तो रात के टाइम पानी जम जाता था, जमने की वजह से जो आइस होती थी वो उस रॉक पे प्रेशर लगाती थी, फिर दिन के टाइम पे पानी दोबारा पिघल जाता था और लिक्विड फॉर्म में आराम से बैठ जाता था। रात के टाइम फिर उसकी आइस बनती, फिर वो प्रेशर लगाते। तो ये दिन के टाइम पे पानी का लिक्विड फॉर्म में रहना और रात को उसका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना आइस के अंदर, ये जो साइकिल बार बार चलती है एक दिन के अंदर, कि दिन के टाइम पे वो लिक्विड में है, रात को सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, ऐसी साइकिल को हम कौन सी साइकिल कहते हैं, थॉ साइकिल कहते हैं। ठीक है, और थॉ साइकिल हमको किस में देखने को मिलती है, फ्रॉस्ट वाले प्रोसेस में देखने को मिलती है। तो ये चीज भी हमने देख ली थी। इसके अलावा हाइड्रोलिक एक्शन, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोलिक मतलब पानी की बात हो रही है, और एक्शन मतलब पानी के एक्शन की वजह से। ठीक है, पानी के एक्शन की वजह से किसी चीज में इरोजन अगर हो जाए, ऐसा इरोजन देखने को मिलता है। जैसे हम मान लीजिए कोई जैसे शिवलिंग्स होती हैं, जो शिवलिंग होती है तो उसके ऊपर जब जल चढ़ाया जाता है तो शिवलिंग जो होती है ऊपर से धीरे धीरे इरोड होती चली जाती है ना। वो इरोड क्यों होती चली जा रही है, क्योंकि आप जब जल चढ़ाते हो तो वाटर के एक्शन की वजह से उसके ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, उस पार्टिकल जो होते हैं वो पार्टिकल इरोड होते चले जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो शिवलिंग्स होती हैं उनकी साइज क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा छोटी हो चुकी है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे क्या करते हैं, या तो उसके ऊपर कोई दूसरी शिवलिंग बना देते हैं, ठीक है, पत्थर की, या फिर उसके ऊपर चांदी की शिवलिंग बना देते हैं, मतलब कुछ भी उसके ऊपर इस तरह का मेटलिक अब बना रहे हैं ताकि अंदर जो ओरिजिनल शिवलिंग है वो ज़्यादा अब इरोड ना हो, क्योंकि इरोड होती होती वो क्या हो जाती है, फिर उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। एक दो जगह पे तो शिवलिंग जो है जमीन के अंदर देखने को मिलती है इस इरोजन की वजह से। तो इस इरोजन को रोक, तो ऐसा इरोजन, ये तो मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया, बाकी इरोजन जो होता है ऐसा, अगर मान लीजिए कहीं पे वाटर गिर रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तेज तेज बारिश होती रहती है, तो वहाँ पे नीचे की जो रॉक्स वहाँ पे इरोड हो रही है, जो वेदरिंग हो रही है, तो हम हाइड्रोलिक एक्शन से कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक एक्शन हो रहा है यहाँ पे। और लास्ट क्या बचती है आपकी, प्लकिंग। प्लकिंग आप बोलोगे प्लकिंग क्या है, भाई आपने विंड के बारे में पढ़ लिए टर्म्स, आपने वाटर के बारे में टर्म्स को पढ़ा कि विंड जो इरोड कर रही है, वाटर जो इरोड कर रहा है, लेकिन आपने ग्लेशियर का तो पढ़ा ही नहीं कि ग्लेशियर अगर इरोड करेगा, ग्लेशियर अगर अपने रॉक्स, ग्लेशियर जब नीचे चलता हुआ आता है और जहाँ पे वो रॉक्स के पार्टिकल्स को क्या करता है, इरोड करता है, तोड़ता है सेडिमेंट्स के अंदर, उस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्लकिंग कहते हैं। तो ये टर्म्स हैं, इनमें से कुछ टर्म्स हमने देख ली थी, कुछ टर्म अभी दोबारा हमने कुछ टर्म्स अभी देखी है, नई जो टर्म्स हैं, लेकिन वो मीनिंग जो है हमको जल्दी जल्दी समझ में आ रहे हैं क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है पहले पढ़ी हुई है ना। बस ये मैंने लिखवा दिया ताकि आपको भी थोड़ी डेफिनेशंस वगैरह मिल जाए देखने के लिए, और ये वर्ड अगर कभी आते हैं आगे तो आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो ये हमने फिजिकल वेदरिंग की कुछ टर्म्स को पढ़ा, लेकिन आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो किसके बारे में, एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने का है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं एओलियन लैंडफॉर्म्स को। अगर लैंडफॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इरोजनल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देख लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। विजिबल है सब कुछ सही, हाँ ठीक है। देखो इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ रहे हैं। इरोजन का मतलब कि वहां से पार्टिकल्स वगैरह जो है, सेडिमेंट्स वहां से रिमूव हो रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर भी आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट, कहीं तो सेडिमेंट्स मिलेंगे सॉफ्ट, कहीं पे वो हार्ड जमे रहते हैं, टाइट रहते हैं, हार्ड रॉक की टाइप का रहता है ना। तो ये सॉफ्ट और हार्ड वाली चीज़ तो आप हमेशा याद रखो कि कहीं भी अगर आप जाते हो तो सॉफ्ट हार्ड रॉक तो दोनों जगह चलती है, कि कहीं पे सॉफ्ट रॉक होती है, कहीं पे कैसी होती है, हार्ड रॉक होती है। अभी हम आज पढ़ेंगे तो हम आज बहुत बार देखने वाले हो कि सॉफ्ट रॉक हार्ड रॉक के पैटर्न की वजह से क्या होता है, हमको अलग अलग तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी कुछ इस तरह का है। होता क्या है, मान लीजिए कोई जगह है, ये पूरी जैसे जगह थी एक साथ, पूरी ये यहाँ पे सैंड वगैरह थी, लेकिन इस वाली जगह की जो सैंड थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, सॉफ्ट थी, या ग्रेन जो थे वो खुले हुए थे। खुले हुए होने की वजह से क्या हुआ, जब हवा चलने लगी, जब विंड ब्लो करने लगी इस डायरेक्शन में, तो ये सारे यहाँ से विंड आती, आके यहाँ के पार्टिकल्स को आगे ले जाती, आगे पार्टिकल्स को आगे ले जाती। ऐसे करके उसने यहाँ की सारी सैंड को किधर की तरफ ले गए, वो आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैंड किस तरीके से वो देखने को मिलेगी कि कोई माउंट सा बना हुआ है, माउंट नहीं कह रहा मैं, माउंट कह रहा हूँ, है ना, टीला सा। सैंड का क्या बन गया, कुछ टीला सा बन गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, डिप्रेशन हो गया, खड्डा हो गया, होल हो गया, होल हो गया यहाँ पे एक बड़ा डिप्रेशन टाइप का। ये जो बड़ा खड्डा होता है, ये क्या होता है, और समय के साथ साथ धीरे धीरे यहाँ की और वो सॉइल रिमूव होती चली जाती है, और वहाँ के सैंड के पार्टिकल्स रिमूव होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं।
ऐसे होते होते क्या होता है, ये जो डिप्रेशन होता है इसका लेवल इतना नीचे चल जाता है कि नीचे ग्राउंड वाटर इसको टच करने लग जाता है, क्योंकि जमीन में तो नीचे पानी होता ही है, हमें पता है, उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और ग्राउंड वाटर अगर आप खोदते हैं, जब बोरिंग करवाते हैं, आप बोरिंग सुना है आपने, बोरवेल करवाना, तो बोरवेल करवाते हो तो आप ग्राउंड वाटर को तो बाहर निकालते होते हो, तो ग्राउंड वाटर हमें पता है जमीन में हर जगह कहीं ना कहीं नीचे मिलता ही है। तो सोचिए ये जो है इतना ज्यादा नीचे चला गया कि ग्राउंड वाटर का लेवल वहां पे आ गया, और वो ग्राउंड वाटर क्या आता है फिर ऊपर की तरफ निकल कर आ जाता है थोड़ा सा। तो जब वो ग्राउंड वाटर आता है तो इस तरह का हमको एक फिजिकल फीचर देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्लेशन होलोस कहते हैं, या फिर इनको ब्लोआउट्स कह दो, या फिर डिप्लेशन बेसिन्स कह दो। बेसिन एक ही अच्छा खासा। और जो यहाँ पे आपको छोटा लेक टाइप, तो क्या, हाँ लेक कह सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था आपको लेक कि वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड, तो वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लेक, तो यहाँ पे एक छोटी सी लेक बनती है, उसे कहते हैं ओएसिस। क्या कहते हैं उसे? ओएसिस कहते हैं। ओएसिस जो होते हैं ये फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर लेक फाउंड इन एरिड और सेमी एरिड रीजन। फ्रेश वाटर लेके जो आपको कहां पे देखने को मिलेगी, एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर देखने को मिलती है। सर ये एरिड और सेमी एरिड रीजन कौन से? चलो समझा देता हूँ, ये समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले ये वाला टॉपिक समझ लो, इसको मैं आपको बता ही देता हूँ एक बार, एरिड सेमी एरिड रीजन के बारे में। लेकिन ये आपको समझ में आ गया, हवाई यहाँ के पार्टिकल जो थे वो थोड़े से क्या थे, चिपके हुए नहीं थे, मतलब जो लूज थे, सॉफ्ट थे, और आसपास के जो है वो थोड़े हार्ड हैं। तो इनके सॉफ्ट होने की वजह से यहाँ पे हवा चलती गई और इसको हटा दी गई। आसपास में आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ देखो इस तरह का दिखता है ऐसा, कि ये देखो डिप्रेशन सा बना हुआ है एक, और आसपास का जो एरिया थोड़ा सा ऊंचा है। अभी डिप्रेशन टाइम के साथ में और नीचे चलता जाएगा और नीचे चलता जाएगा, इतना नीचे हो जाएगी, नीचे का जो ग्राउंड वाटर है वो किधर की तरफ आ जाए, थोड़ा सा बाहर की तरफ, और आपको क्या लेक देखने को मिलेगी, वहाँ पे ओएसिस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के ओएसिस होते हैं। ओएसिस फ्रेश वाटर होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको आसपास में वेजिटेशन भी देखने को मिल सकता है, पेड़ पौधे उग जाएं इस पानी की वजह से, तो इस तरह का एक फीचर हमें देखने को मिल जाता है। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखना, डिप्लेशन होलोज, डिप्लेशन बेसिन्स या डिप्लेशन ब्लो आउट, तीनों ये एक ही नाम है, लेकिन ये इस तरह से फॉर्म होता है, और इसी के अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं, ओएसिस देखने को मिलते हैं। लेकिन आप जो समझना चाहते हो, आप कह रहे हो कि सर एक बार एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के बारे में बताओ, क्या चीजें हैं क्या नहीं है, तो चलो इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। देखो इसको एक फैक्ट से समझते हैं अपन। फैक्ट क्या कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल लैंड इज एरिड और सेमी एरिड। भाई एरिड और सेमी एरिड क्या होते हैं? एरिड का मीनिंग हो गया डेजर्ट जैसा, बिल्कुल डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट को अपन कहते हैं एरिड, लेकिन डेजर्ट के आसपास के वो एरियाज जहां पे थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, हल्की फुल्की बारिश कभी हो जाए, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सेमी एरिड। तो एरिड और सेमी एरिड में ये डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखना आप। एरिड जो होते हैं, या फिर अपन आप कहोगे सर डेजर्ट किसको कहते हैं? डेजर्ट वो होते हैं जहां पर जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल होता है वो लेस देन होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, वहां पे कम बारिश होती है ना। अब इससे भी अगर कम बारिश हो रही है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, तो आप उसको डेजर्ट कहते हो। रीजन क्या है उसका? नो वेजिटेशन। इतनी कम बारिश होने की वजह से वहां पे क्या देखने को नहीं मिलता, वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता। अब वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता तो हमने क्या करा, ऐसे एरियाज जहां पे वेजिटेशन कम है, या तो है ही नहीं या थोड़ा बहुत है, अगर बिल्कुल नहीं है, नहीं दिख रहा हमें, तो हम उसको एरिड कह देते हैं। सेमी एरिड मतलब थोड़ा बहुत वेजिटेशन है, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, बाकी लगभग वो एरिड जैसा ही है, तो हम उसको सेमी एरिड कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे अगर 25 सेंटीमीटर है तो इसमें मान लो थोड़ी 50 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाए। तो अब नो वेजिटेशन की वजह से क्या होता है सर, अगर वहां पे पेड़ पौधे नहीं है तो नो बैरियर फॉर विंड। हवा के लिए सर कोई बैरियर ही नहीं है वहां पे, मतलब अगर हवा चलेगी तो हवा को कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो हवा तो बहुत तेज चलेगी चलेगी भाई। विंड ब्लोज फास्ट। अब सर ये जो रीजन है यहाँ पे, अगर आप कह रहे हो बारिश नहीं हो रही, तो यहाँ पे कोई रिवर वगैरह ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती, नहीं मिलती, तो सर यहाँ पे जो लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे, क्या वो रिवर की वजह से फ्लूवियल वाले हो सकते हैं? नहीं होंगे। फ्लूवियल वाले कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सर अगर यहाँ पे फ्लूवियल नहीं हो रहे, तो फिर यहाँ तो मेन तो हवा ही चल रही है, तो यहाँ पे जो लैंडफॉर्म फॉर्म होंगे वो किसकी वजह से होंगे? एयर की वजह से।
विंड की वजह से, इसलिए आप कहते हो दैट्स वाई एओलियन लैंडफॉर्म्स आर सीन इन डेजर्ट्स। इसलिए डेजर्ट्स के अंदर आपको किस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं? एओलियन लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। आए रीजन समझ में? और डेजर्ट जो होते हैं, मैंने बताया डेजर्ट क्या हो गया आपका, एरिड रीजन होता है, लेकिन उससे थोड़ा उसके आसपास का तो सेमी एरिड कह देते हैं। तो ये एरिड और सेमी एरिड रीजन होते हैं। जैसे हमने देखा हमारी जो लैंड है, जो अर्थ के ऊपर लैंड है, वो उसमें से लगभग 1/3 जो है वो एरिड और सेमी एरिड है। अगर आप इसको और अगर डिवाइड करना चाहते हो तो देखो परसेंटेज में आपको बता देता हूँ। 4% जो है यहाँ पे 4% जो है वो क्या है? एक्सट्रीमली एरिड। एक्सट्रीमली एरिड का मतलब इतना कि वहां पे भूल जाओ, कोई पानी वानी का नामो निशान भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सट्रीमली एरिड। डेजर्ट में भी कहीं पे आपको थोड़ा बहुत मिल जाए, मान लो हल्का फुल्का चांस है, एरिड में हल्का फुल्का चांस है, एक्सट्रीमली एरिड में तो भूल जाओ कि वहां कुछ पानी जैसा कुछ भी सुनने को मिलेगा। वो है 4%। अर्थ के ऊपर 4% जो लैंड है वो इस तरह की है। लेकिन अगर बात करते हैं एरिड की, तो 15% आपके क्या मिलेगा यहाँ पे? एरिड। और 14.6% जो लैंड है वो कैसी है? सेमी एरिड। सर एक बात बताओ, डेजर्ट जो होते हैं, आप कह रहे हो डेजर्ट है वो, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, तो इस तरह से अंटार्कटिका में भी तो डेजर्ट कह सकते हैं अंटार्कटिका को। मैंने आपको बताया भी था सबसे बड़ा अगर डेजर्ट देखा जाए तो कौन है? अंटार्कटिका है, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन नहीं है, वहाँ बारिश नहीं होती। अगर बारिश नहीं हो रही, वेजिटेशन नहीं है, तो हम उसको डेजर्ट कह सकते हैं। तो सर फिर तो डेजर्ट कितने तरह के हो गए? 2 तरह के, एक तो हॉट डेजर्ट होगा और एक कैसा होगा? कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या बात कहते हैं? हम कहते हैं, इसी में लिखना, इसी में एरो बना के आप लिखना, बट दीज लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड ओनली इन हॉट डेजर्ट्स बिकॉज कोल्ड डेजर्ट्स आर कवर्ड विथ आइस। अरे सर कोल्ड डेजर्ट जो है वो आइस से कवर्ड है। आइस से कवर्ड होने की वजह से क्या होता है, वहां पे अगर हवाएं चल रही है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे नीचे जो चीजें हैं, जो रॉक्स वगैरह हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि पूरा आइस से कवर्ड है। और आइस जो होती है वो वाटर की तरह, मतलब थोड़ी सी चिपकने टाइप की होती है। आइस जो होती है वो नीचे वाली चीज से चिपकी रहती है। इसकी वजह से क्या होती है, हवा चलती हुई तो वैसा नहीं है, हवा के साथ उड़ती हुई चली गई। सैंड में ये क्वालिटी नहीं होती। सैंड जो होती है उसके पार्टिकल सारे अलग अलग रहते हैं। सैंड में जब ये क्वालिटी आ जाती है कि सैंड के पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाएं, तो हम उस सैंड को तब सॉइल कहना चालू कर देते हैं। और सॉइल में वो, और सैंड के अंदर वो क्वालिटी आती कहीं से? वो आती है ह्यूमस से। ह्यूमस मतलब ये जो फॉसिल, ये जो रह जाते हैं ना, जानवर वगैरह मर जाते हैं, पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं, फिर जमीन में मिक्स हो जाते हैं, और ये इस वहाँ पे जाके फिर मैन्योर प्रोवाइड कराते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप खाद कहते हो। ये खाद वाली जो चीज़ होती है ना, ये सैंड को क्या बनाती है? सॉइल बनाती है। इसलिए हमारे जो घर के आसपास में मिलती है वो सारी क्या है? सॉइल है, क्योंकि आप वहाँ पे पेड़ पौधे उगा सकते हो। लेकिन डेजर्ट में जो मिलेगी वो क्या है? सैंड है। वो सिर्फ रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनमें आप पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। तो ऐसे, और वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर रहते हैं, चिपकने की वहाँ पे कोई भी उनमें प्रॉपर्टी नहीं है। पर जो आइस होती है उसमें चिपकने की प्रॉपर्टी रहती है, मतलब वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। चिपके रहने की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का लैंडफॉर्म देखने को नहीं मिलता। तो ये थोड़ी सी चीज मैंने आपको एरिड, सेमी एरिड और उसके अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें बता दी। ठीक है, तो ये एरिड, सेमी एरिड, हालांकि हम जब क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छे से देखेंगे कि कौन से रीजन्स एरिड में आते हैं, कौन से सेमी एरिड में आते हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातचीत है वहां पे करेंगे। लेकिन अभी यहाँ का जो हमारा काम है वो हमको लैंडफॉर्म्स के बारे में समझना है। और एक चीज समझ में आ गई, अंटार्कटिका में जाऊंगा तो वहां पे कोई भी एलियन लैंडफॉर्म्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो सर कहाँ देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने एक लैंडफॉर्म तो देख लिया, इरोजनल। कौन सा देखा था हमने? डिप्लेशन ब्लॉट्स देखे थे। ये ब्लॉट्स मतलब बीच में जो ये जगह बन गई, इसको हमने समझ लिया। सेकंड देखते हैं इसके अंदर, मशरूम रॉक। ठीक है, मशरूम जैसी दिख रही है, मशरूम जैसी दिख रही है, इसलिए कौन सी रॉक हो गई? मशरूम हो गई, या फिर इससे आप क्या कहते हो? पेडिस्टल रॉक भी कहते हो। देखो मशरूम रॉक बनती है, पेडिस्टल रॉक बनती है, इसके 2 कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक कारण मैंने आपको बताया भी था रिसेंट लेक्चर में, जो पहला गया था, क्या उससे पहले वाले में, वेदरिंग वाले में बताया था मैंने आपको। क्या बताया था? देखो मशरूम रॉक के 2 रीजन लिखता हूं। एक तो फर्स्ट रीजन, और एक क्या लिखता हूं मैं? सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन क्या कहता है कि मान लीजिए
ऊपर वाली जो रॉक है, नीचे तो कैसी रॉक है, सॉफ्ट, और ऊपर वाली कैसी रॉक है, हार्ड। तो मैंने आपको बताया था थोड़े टाइम बाद क्या होगा, विंड के इरोजन की वजह से, है ना, ड्यू टू इरोजन ऑफ, जब मैं लिख देता हूं विंड इरोड, इरोड कर देगी किसको, नीचे सॉफ्ट वाली जो रॉक है वो तो इरोड हो जाएगी क्योंकि सॉफ्ट है, ऊपर हार्ड वाली रह जाएगी। थोड़े टाइम बाद आपको कुछ तरह इस तरह का फीचर देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह का, जो रॉक इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे ऊपर वाली हार्ड है और नीचे वाली अभी क्या है, सॉफ्ट है। बताओ ये चीज़ आई या नहीं आई समझ में? भाई एक कारण तो ये हो सकता है, लेकिन सेकंड रीजन क्या होता है, सेकंड रीजन मैंने उस समय नहीं बताया था लेकिन अब बताता हूँ क्योंकि अभी हम स्पेशली इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं आपको कह दूं कि पूरी एक रॉक है, ना तो ये सॉफ्ट है ना हार्ड है, मुझे नहीं पता है कैसी, पर ये तो रॉक है। अब क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है, जब हवा चलती है, तो वो हवा क्या करती है, अपने साथ में कोई भी सैंड के पार्टिकल्स लेके जाएगी। तो हवा चलती है तो मिट्टी उड़ती है, मिट्टी उड़ के क्या करेगी, इससे जाके टकराएगी, जो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स है वो जाके इससे टकराएंगे। पर जो मिट्टी उड़ती है, रॉक के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो अच्छी साइज वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, 6 फीट से ऊपर नहीं उड़ पाते। मतलब ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है कि फिक्स 6 फीट पे ही चलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्स जो होता है 6 फीट से ज़्यादा वो ऊपर नहीं उड़ पाते। तो होगा क्या, ये जो रॉक्स है, ये जो आपको रॉक दिख रही है, इसमें क्या होगा, 6 फीट तक क्या होगा, नीचे वाले पार्ट के अंदर इरोजन हो जाएगा और उससे ऊपर वाला पार्ट जो है वो एज इट इज रह जाएगा, है ना। 6 फीट में कह रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रॉक्स 6 फीट है। तो इसमें बात लिखते हैं, विंड कैन कैरी रॉक पार्टिकल्स अप टू 6 फीट, 6 फीट तक ही वो उसको लेके जा सकती है। तो द रॉक कैन बी इरोडेड अप टू दैट साइज, उस साइज तक ये क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। और इरोड होने की वजह से कैसी दिख जाएगी हमको, कि सर नीचे वाला 6 फीट तक तो इरोड हो गया और ऊपर वाला ये कुछ इस तरह रह गया। ऐसी रॉक को आप कौन सी रॉक कहते हैं, मशरूम रॉक कहते हैं। बताओ ये मशरूम रॉक वाला आपको समझ में आया नहीं आया, कि किस तरह से मशरूम रॉक फॉर्म होती है और किस तरह से आपकी दूसरी तरह की रॉक फॉर्म होती है। मतलब आपने इसके क्या करें, यहाँ पे 2 रीजन देखे, दोनों रीजन हमको समझ में आ रहे हैं कि सर ये मशरूम रॉक हो गई या पेडिस्टल रॉक हो गई, ये इस तरह से फॉर्म होती है। इसमें ये वाली जो चीज़ है इसको थोड़ा सा याद रखना, सेकंड रीजन को, क्योंकि ये भी एक रीजन है मशरूम रॉक फॉर्म होने का, या जिसको आप कौन सी रॉक कहते हो, पेडिस्टल रॉक कहते हो। तो ये चीज़ हमने देखी। बात आ जाती है कि सर आप इसका थोड़ा सा कोई हमको एग्जाम्पल वगैरह दो, एग्जाम्पल समझाओ, है ना। देखो एग्जाम्पल्स क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे कि हम किसी जगह के नाम याद कर रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, इतने याद मत करना, क्योंकि हमें ये पता है कि जितने भी एलियन लैंडफॉर्म्स होंगे सारे डेजर्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आपको तो क्या होगा, जब हम मैपिंग करेंगे और वहाँ पे डेजर्ट्स के नाम याद करेंगे, बस आपको पता हो जाएगा कि भाई इस डेजर्ट में हमको देखने को मिलेगा। जैसे हम जितने भी इस तरह के पढ़ रहे हैं फीचर्स, कि आपको थार डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको सर थार डेजर्ट में मशरूम रॉक देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की रॉक्स ही नहीं है, वहाँ पे ऐसी कोई बड़ी रॉक ही नहीं है थार डेजर्ट में कि वो क्या बन सके, मशरूम बन सके। तो कुछ जिन जगहों पे, जिन डेजर्ट में ऐसा है वहाँ का बता दीजिए। लेकिन वहाँ पे आपको क्या होगा, थार डेजर्ट के अंदर आपको इस तरह का तो देखने को मिल जाएगा, ये मशरूम मिल जाएंगे थार डेजर्ट में, ये आपको थार के अंदर भी देखने को मिल जाएगी और सहारा डेजर्ट में भी देखने को मिल जाएगी, थार एंड सहारा डेजर्ट। लिख लो, थार में इतनी नहीं है ये मशरूम रॉक, ऐसा नहीं कि थार में आपको खूब मिलेगी, लेकिन आपको अच्छी खासी कहाँ देखने को मिल जाएगी, सहारा डेजर्ट में देखने को मिल जाएगी। कौन से वाले रीजन से, ये सेकंड वाले रीजन से, ठीक है, कि पूरी रॉक जो है वो 6 फीट तक क्या हो गई, इरोड हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ऐसा एग्जाम्पल याद मत करना कि कौन से डेजर्ट में कौन सी चीज़ है क्या है, क्योंकि वो हर डेजर्ट में मिलेगी, वो जो फीचर है वो आपको हर डेजर्ट में देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि थार के अंदर नहीं है, थार में अगर मान लो एक भी इस तरह की रॉक है जो मशरूम वाली फॉर्म हो गई पूरे थार डेजर्ट में एक भी, तो फिर आपका एग्जाम्पल तो गलत नहीं है ना, फिर आपका एग्जाम्पल सही है। और डेजर्ट इतना बड़ा है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के फीचर फॉर्म हो ही जाएंगे। तो आप इसमें क्या करते हो, एग्जाम्पल में लिख देते हो थार और सहारा, लेकिन मोस्टली ज़्यादा आपको ये थार में नहीं मिलती, कहाँ पे मिलेंगी, सहारा में मिल जाएंगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ये फर्स्ट रीजन वाला, जिसके अंदर ऊपर की हार्ड होती है, नीचे की सॉफ्ट रॉक होती है, तो ये आपको देखने को मिलता है गोबलिन वैली है इन यूएसए। यूएसए की आप गोबलिन वैली में जाओगे तो वहां पे आपको इस तरह का फीचर देखने को मिल जाएगा। ये गोबलिन वैली इसलिए स्पेशल एग्जांपल दिया है क्योंकि यहाँ की रॉक क्या है, ऊपर से हार्ड है और नीचे सॉफ्ट है ना। वरना डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट के अंदर जो थार और सारा वाले डेजर्ट देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी रॉक कैसी है, एक ही फीचर की बनी हुई है। एक फीचर होने की वजह से नीचे 6 फीट तक तो इरोड हो गई, ऊपर वाली इरोड नहीं हो रही, और कैसी शेप फॉर्म कर दी, मशरूम वाली शेप उसने फॉर्म कर दी है। तो बताइए आपको यहाँ तक की चीज आई या नहीं आई समझ में?
है ना। मैं कह रहा हूँ एग्जांपल्स में मत पढ़ना, एग्जांपल्स के चक्कर में बस नाम याद कर लिया, ठीक है सर, थार सहारा में मिल जाएगा, गोबलिन वैली में इस तरह का मिल जाएगा, एक दो और नाम लूंगा फिर नहीं रहेंगे अपन, फिर अपन इसके एग्जांपल्स वगैरह ज़्यादा याद नहीं करेंगे। बस हमको चीज़ पता होनी चाहिए। आपसे पूछ ले मशरूम रॉक जो है ये किस तरह का फीचर है, किस तरह के लैंडफॉर्म है, तो सर ये एओलियन लैंडफॉर्म है। फ्लूवियल है क्या? नहीं। ग्लेशिएटेड है क्या? नहीं। ठीक है। कोस्टल है क्या? नहीं। कौन सा है? ये कौन सा है? एओलियन लैंडफॉर्म है। अगला अगर हम देखते हैं, अगला इसके अंदर किसके बारे में दे रखा है? इंसलबर्ग्स के बारे में दे रखा है। इंसलबर्ग्स क्या होते हैं? देखो कुछ इस तरह का है। सर ये तो आपने पढ़ाया था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? मैंने एक ऐसी फोटो दिखाई थी आपको पेनी प्लेन की, पेनी प्लेन की ऐसी फोटो दिखाई थी। मैंने कहा था रिवर से जब इरोड होकर कोई प्लेन बनता है तो उसको पेनी प्लेन कहते हैं, और अगर विंड की वजह से कोई ऐसा प्लेन बनता है उसको पेडीमाउंट कहते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था, है ना? नहीं याद आ रहा? रिवीजन करो अगर नहीं याद आ रहा, और अगर याद आ रहा है तो फिर आप इसका नाम भी बताओ कि पेनी प्लेन के ऊपर इस तरह का अगर कोई फीचर बनता है कि पूरा नीचे पेनी प्लेन है, मान लो अपन मानते हैं उस वाले के लिए कि नीचे पूरा पेनी प्लेन है जिसको रिवर ने क्या कर दिया? इरोड कर दिया, और ऊपर ये लेकिन इसको इरोड नहीं कर पाई और ये ऐसा रह गया, इसको अपन क्या कहते थे? मोनेड नॉक। अरे याद आया? मोनेड नॉक। ठीक है, तो पेनी प्लेन में था ये, अपन ने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे ये पेनी प्लेन वाला नहीं है क्योंकि रिवर से इरोजन नहीं हो रहा, यहाँ पे इरोजन हो रहा है किसकी वजह से? विंड की वजह से। और अगर विंड की वजह से इरोजन हो रहा है तो आप इसको क्या कहते हो? आप यहाँ पे कहते हो ये मोनेड नॉक नहीं है, ये कौन है सर? इंसलबर्ग्स है। क्या है ये? इंसलबर्ग्स। इंसलबर्ग्स मतलब रेजिडुअल हील्स, वो हील जिसके आसपास का सारा क्या हो गया? इरोड हो गया, लेकिन ये रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि इसके आसपास की जो रॉक्स थी वो सारी सॉफ्ट रॉक थी, पर ये जो है ये कैसी रॉक है? हार्ड रॉक है, और हार्ड रॉक यहाँ पे सर्वाइव कर गई, विंड के इरोजन से बच गई, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इंसलबर्ग कहेंगे। इंसलबर्ग फॉर्म होते हैं किसकी वजह से? विंड के इरोजन से। और मोनेड नॉक जो फॉर्म होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? रिवर के इरोजन की। आप चाहो तो इंसलबर्ग के पास वाला जो ये पूरा प्लेन है इसको आप कह सकते हो पेडीमाउंट, है ना? पेडीमाउंट बताया था, पेनी प्लेन बताया था, और एक पेडी प्लेन बताया था, है ना? पेडीमाउंट तो नहीं, पेडीमाउंट तो प्लेट्यू होता है। मैंने आपको वहां पे क्या बताया था? एक तो पेडी प्लेन बताया था, और एक क्या बताया था? पेनी प्लेन बताया था। पेडी प्लेन तो किसकी वजह से फॉर्म होता है? विंड की वजह से। और पेनी प्लेन किसकी वजह से फॉर्म होता है? आपके रिवर के एक्शन की वजह से। पढ़ी थी हमने चीजें, है ना? तो पेडी प्लेन था। पेडीमाउंट तो वो पिडमाउंट प्लेट्यू होते हैं, वो अपन प्लेट्यूज वाले के अंदर पढ़ा था हमने, पिडमाउंट प्लेट्यू भी पढ़ा था, याद करो, याद आया? पढ़ा था हमने, सारी चीजें आप पढ़ चुके। ठीक है सर, ये भी हमको समझ में आ गया कि ये हार्ड रॉक है, उसके आसपास की कैसी रॉक थी? सॉफ्ट रॉक थी। अच्छी खासी चीजें आपने कवर कर ली है, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं इस लेक्चर तक तो खूब अच्छी खासी चीजें कवर कर ली है। और जैसे ही आपका थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी होगी तो आपको ज्योग्राफी की मान लीजिए 20 से 30% तक कह दीजिए कि 30% तक नॉलेज हो जाएगी आपको, क्योंकि उसके बाद की जो चीज़ें हैं जैसे क्लाइमेटोलॉजी बचेगा, हमको उसके बारे में पढ़ना है, ओशनोग्राफी, और भी चीज़ें बचेंगी, पर सबसे बड़ा जो पार्ट रहता है ना वो ये रहता है ये जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का कौन सा पार्ट है? ये जियोमॉर्फोलॉजी है, जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इन फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, ये लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद में हम ओशनोग्राफी जैसे क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी, ऐसे फिर इन चीज़ों से मिलकर आपकी पूरी ये जो फिजिकल ज्योग्राफी रेडी होती है। फिजिकल ज्योग्राफी जब हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद में हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, इंडिया की मैपिंग करेंगे। लेकिन जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हिमालय कैसे फॉर्म हुए, डेक्कन प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुआ, रिवर जो है सुंदरबन डेल्टा जो है वो कैसे बना, ये सारी चीज़ें क्योंकि पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ये पार्ट बड़ा रहता है, आगे आने वाले पार्ट जो है फिर उनकी साइज धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो बस आपको थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगा के चीज़ों को समझना होता है, आगे तो फिर रटने के खेल है, क्योंकि मैपिंग वगैरह रहती है, जगह याद करनी पड़ती है। सर ये कौन सी फीचर है? दिख रहे हैं पिलर जैसे, पिलर जैसे दिख रहे हैं, कह दो किस तरह की रॉक है ये? पिलर रॉक, पिलर जैसी रॉक है। क्या नाम दोगे सर? इसको नाम दे दो डेमोइसिलिस। ठीक है, तो डेमोइसिलिस जो है, डेमोइसिलिस किस तरह की रॉक होती है? पिलर रॉक होती है। सर ये किस तरह से फॉर्म हुई? अब मैं कह रहा हूं आपको, एक ही चीज होती है, सॉफ्ट रॉक इरोड हो जाती है, हार्ड रॉक रह जाती है। अगर ये सर पिलर जैसे बन रहे हैं तो इनके बीच के अंदर जो ये जगह खाली दिख रही है, यहाँ पे कैसी रॉक रही होगी? सॉफ्ट रॉक, इरोड हो गई, ये नहीं हुई तो ये हार्ड रॉक है। इसके बीच में फिर सॉफ्ट रॉक रही होगी, फिर ये हार्ड, तो ये सॉफ्ट, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट खत्म हो गई, हार्ड वाली रॉक रह गई, उसका फिजिकल फीचर हमको देखने को मिल गया, पिलर रॉक बन गई, डेमोसिलिस कह दिया। कौन सी बड़ी बात है? वही सारी चीजें मैं बता रहा हूं, अब तो बस आपको बस नाम याद करने। सर ये डिफरेंशियल इरोजन क्यों लिख दिया आपने? अरे डिफरेंशियल इरोजन क्योंकि यहाँ पे इरोजन एक जैसा नहीं हो रहा, अलग अलग हो रहा है। सॉफ्ट रॉक का इरोजन ज्यादा हो रहा है और हार्ड रॉक का इरोजन कम हो रहा है, इसको डिफरेंशियल इरोजन कहते हैं। समझ गए ये वाला फीचर? चलिए अगला फीचर देखते हैं।
और आप इस तरह भी मत सोचना कि क्यों मैं इन चीज़ों पे लंबा लंबा लेक्चर नहीं दे रहा सर, आप तो 2-2 मिनट में बता के आगे खिसकते चले जा रहे हो, आगे स्लाइड चेंज कर देते हो। नहीं है इनमें इतना कुछ, इनमें कुछ भी नहीं है, बस आपको फीचर के तो नाम याद करने हैं, वो कैसे बना वो हमने देख लिया। अब इसमें और बचता क्या है कि अब मैं तुमको इसके जो बन रहे हैं, जैसे यूजिन जो है ज़ूगेन जो है, इसके मैं आपको एग्जांपल देता रहूं कि ये देखो यहाँ पे ज़ूगेन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ज़ूगेन देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर आपको एग्जांपल दूंगा तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। एग्जाम में पूछता है कि ज़ूगेन जो होता है वो किस तरह का लैंडफॉर्म है, तो वो किस तरह का लैंडफॉर्म है, आपका एओलियन लैंडफॉर्म है, इस तरह का हमें देखने को मिलता है। सर इसके अंदर क्या फीचर है, अब इसका फीचर थोड़ा सा बता दो। फीचर इसका ये होता है कि ऊपर वाली जो रॉक होती है ये होती है हार्ड, और नीचे इसके बीच में क्या मिलती है फिर आपको सॉफ्ट रॉक। कहीं पे थोड़ी बहुत आपको क्या देखने को मिल जाएगी फिर हार्ड, लेकिन नीचे की तरफ क्या मिलेगी सॉफ्ट। ये हार्ड सॉफ्ट का पैटर्न होता है, उससे अलग है, इंसलबर्ग से अलग है। इंसलबर्ग तो क्या है पूरी हार्ड रॉक है, और उसके आसपास का सारा जो था वो इरोड हो गया। ये पूरी हार्ड रॉक नहीं है, इसमें ऊपर वाली हार्ड होती है और नीचे वाली सॉफ्ट रहती है। फिर नीचे कुछ हार्ड मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज लेकिन इसमें फिक्स है, ऊपर वाली इसकी हार्ड है और नीचे इसके सॉफ्ट रॉक्स मिलती है। अब नीचे अगर सॉफ्ट रॉक्स है तो सॉफ्ट रॉक क्या होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ इरोड होती रहती है, लेकिन ये हार्ड रॉक जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, ऊपर से इरोड होने से बचाती है। फिर भी क्या होती है, धीरे धीरे टाइम के साथ में मान लो एयर चल रही तो इरोजन तो होगा ही होगा। इरोजन होने की वजह से देखो ये सॉफ्ट रॉक तो ऐसे, ये हार्ड रॉक तो ऐसे बड़ी सी दिखती है, और नीचे वाली रॉक जो है धीरे धीरे साइज में क्या होती चली जाती है, रिड्यूस होती चली जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ज़ूगेन कहते हैं। तो जो ज़ूगेन होते हैं क्या है, ये टेबल लाइक रॉक मासेस अंडर कट बाय विंड, टेबल जैसे हैं पर इनके नीचे से किसने कट लगा रखे हैं, विंड ने कट लगा रखे हैं। नीचे से क्यों लगा दिए विंड ने कट, क्योंकि नीचे वाली रॉक कैसी है, सॉफ्ट रॉक है। तो ये तो रॉक का खेल है। जैसे हमने याद करो, आपने वाटरफॉल में क्या देखा था कि वाटरफॉल में अगर हार्ड रॉक, यहाँ पे हार्ड रॉक थी, फिर सॉफ्ट रॉक थी, हार्ड रॉक थी, सॉफ्ट रॉक थी, ऊपर से पानी आया तो पानी इस पे गिरा, फिर इस पे गिरा, है ना, तो वो हार्ड वाली तो बच गई, तो हार्ड वाली पे गिर रहा है वो बार बार। तो ऐसे करते करते उसने किस तरह का फीचर बना लिया था, कैटरैक्ट वाटरफॉल बनाया था। लेकिन अगर ऊपर पूरा ये हार्ड था और नीचे ये पूरा सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट टाइम के साथ में इरोड हो गई और पानी सीधे कहाँ गिरने लग गया, सीधा नीचे गिरने लग गया। इसको अपन ने क्या कहा था, प्लंज पूल वाटरफॉल कहा था, जहाँ पे नीचे पूल बन जाता है। उसके अंदर एक पोर्ट होल के बारे में देखा था। तो ये फीचर्स क्या है, ये सॉफ्ट हार्ड रॉक की वजह से फॉर्म होते हैं। वहां भी इस तरह का था, यहाँ भी ये कहानी चल रही है। तो हमने किसके बारे में देख लिया, ज़ूगेन के बारे में देख लिया। अगला जो फीचर आता है ये क्या है आपका यहाँ पे, यारडांग्स है ना। यारडांग्स क्या होते हैं, यारडांग्स भी देखो विंड की वजह से फॉर्म होगा, क्योंकि एलियन लैंडफॉर्म पड़ रहे हैं। होता क्या है, मान लीजिए कोई भी इस तरह का एक फीचर है जिसमें आपको सॉफ्ट हार्ड रॉक देखने को मिल रही है, सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट है, या हार्ड है, सॉफ्ट है, हार्ड है, और ये बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया। अब क्या होगा, जब इधर से एयर आ रही है, विंड आ रही है इधर से, विंड क्या करेगी, सॉफ्ट वाली रॉक को इरोड कर देगी, हार्ड वाली अपनी जगह पे रह जाएगी। फिर सॉफ्ट वाली इरोड हो गई, हार्ड वाली रह गई, सॉफ्ट वाली इरोड हो रही है, हार्ड वाली रह गई। तो देखो ये हार्ड रॉक तो रह गई सारी, और आसपास की जो सॉफ्ट है वो कटती चली जा रही है। ये हार्ड भी इतनी हार्ड नहीं है, थोड़े टाइम बाद ये भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी इस तरह का फीचर फॉर्म हो जाता है। आसपास की कंपैरिजन में, अपने आसपास की जो रॉक्स है उनके कंपैरिजन में ये हार्ड है, इसलिए बच गई। बाकी जो सॉफ्ट थी वो विंड की इधर से आने की वजह से क्या हो गई, इरोड हो गई। तो यहाँ पे जो विंड होती है ना, ये क्या होती है, विंड जो होती है सर, ये पैरेलल होती है। कैसी होती है, पैरेलल टू द रॉक्स। रॉक्स की कैसे चलती है, बिल्कुल पैरेलल चलती है, मतलब ऐसी आ रही है। पैरेलल पढ़ा है आपने, मैथ के अंदर होता था पैरेलल, अगर कोई चीज इधर जा रही है उसके साथ साथ में चलती है तो पैरेलल। लेकिन अगर कोई चीज यूं जा रही है और आप सामने से आ रहे हो, तो ये 90 डिग्री का जो एंगल बना, इसको अपन क्या कहते थे, ट्रांसवर्स कहते थे। ठीक है, ये तो पैरेलल हो गया, और ये क्या होता था, ट्रांसवर्स होता है, 90 डिग्री वाला होता है। ठीक है, तो ये पैरेलल विंड यहाँ पे चल रही है। पैरेलल वाली को लॉन्गिट्यूडनल भी कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में आप चीज़ें पढ़ रहे हो या चैप्टर चल रहा है तो आई होप आपको पता होगा, ये चीज़ें पढ़ के आए हो। नहीं पढ़कर आए तो अभी बता दिया मैंने आपको कि जब पैरेलल कोई चीज़ होती है ना तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं, और जब 90 डिग्री पे होती है उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल कह दो, और जो मतलब 90 डिग्री पे है तो ट्रांसवर्सल, और अगर बिल्कुल पैरेलल चल रही है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो विंड्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, पैरेलल होती है, दोनों मीनिंग क्या है, सेम है। लेकिन हमें समझ में आ गया सर यारडांग्स अब किस तरह से फॉर्म होते हैं। लॉन्ग नैरो रिजेस, ये लंबी लंबी रिजेस होती हैं जो कि डेजर्ट के अंदर किसकी वजह से फॉर्म होती है, इरोजन की वजह से फॉर्म होती है। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको दे दूंगा मैं लिंक के अंदर, तो आप इस पीडीएफ को चाहो तो डाउनलोड कर लेना, आपकी इच्छा है। ठीक है, आप देखोगे नहीं, मुझे भी फोटोज मेरे पास भी होनी चाहिए सारी एक साथ, ताकि चीज़ें समझने में आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे याद हमें फोटो रखनी है, और इसके अलावा तो हमें क्या मतलब है, क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी ना याद करेंगे।
ट्रैकेंटर हो गए, वेंट इफेक्ट्स हो गए। सर ये क्या है? अरे ये ऐसा है, कभी आप किसी सूखी जगह पे या डेजर्ट जैसी जगह पे इस तरह पे जाते हो, ठीक है, जैसे हम तो राजस्थान के, तो हमको तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें मिल जाती हैं, इस तरह के पत्थर मिल जाते हैं। अब ये जो इस तरह के जो रॉक्स हैं, जो स्टोन है, ये इस तरह का, इस स्टोन को अपन कहते हैं वेंट इफेक्ट्स। वेंट इफेक्ट्स मतलब ये जो स्टोन है ये इस शेप का नहीं रहा होगा, मान लीजिए इसकी कुछ भी शेप रही होगी, लेकिन विंड की वजह से क्या होता है, इसकी शेप चेंज होती चली गई। तो जो इसकी शेप चेंज होती है, इसके बाद जो ये बना, इसको क्या कहते हैं? वेंट इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि जब ये नेचुरली बना होगा, मान लीजिए लावा वगैरह से बना, फॉर एग्जांपल ये लावा से बना, अपन ही मान लेते हैं, लावा से जब बना तो ये ना तो इरोजनल लैंडफॉर्म है ना डिपोजिशनल है, दोनों ही नहीं है, क्योंकि अभी तो क्रिएट हुआ है, ये तो बना है अभी। अब इस पे आगे हवा लग रही है, हवा चल लग रही है, अब इसकी शेप चेंज हो रही है, तो ये कौन सा बन गया? इरोजनल लैंडफॉर्म या इरोजनल फीचर बन गया। लैंडफॉर्म तो है नहीं, इरोजनल क्या बन गया? फीचर बन गया। लेकिन इस इरोजनल फीचर को अपन क्या कहते हैं? वेंट इफेक्ट कहते हैं। और जब वेंट इफेक्ट और ज्यादा इरोड हो जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? ड्रैकेंटर कहते हैं। ड्रैकेंटर जो होते हैं, ड्रैकेंटर का लिख लेना, ड्रैकेंटर क्या होते हैं? ट्रायंगुलर शेप के से होते हैं ये स्टोन। ये ड्रैकेंटर जो होते हैं ट्रायंगुलर लाइक शेप स्टोन। ट्रायंगुलर लाइक शेप स्टोन मतलब वो जो स्टोन होता है उसको ट्रायंगुलर जैसी शेप होती है, तो आप उसको ड्रैकेंटर कहते हो। और वैसे अगर मतलब कोई सा भी इस तरह का स्टोन मिलता है जिसका थोड़ा सा इरोजन हो रखा है विंड के थ्रू, तो आप उसे क्या कहते हो? वेंट इफेक्ट्स कहते हो। तो वेंट इफेक्ट्स हो, ड्रैकेंटर हो, फॉर्म बाय विंड एब्रेशन। विंड एब्रेशन, एब्रेशन मतलब कोई पार्टिकल उड़ता हुआ आ रहा है और इसके आगे टकरा रहा है, बार बार आगे टकरा रहा है, ये उड़ के नहीं जा रहा। अगर ये भी उड़ के जाता, वो भी उड़ के आता, तो एट्रिशन होता। तो क्या कहते हैं? एट्रिशन। लेकिन ये क्या है? एब्रेशन है। एब्रेशन आके इसके टकरा रहा है और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी पॉलिश हो जाती है, क्योंकि ऊपर से ऐसे चिकना सा होता चला जाएगा, क्योंकि ऊपर से क्लीन होता चला जा रहा है। इस तरह का हमको फीचर देखने को मिलता है। आगे हम कहते हैं, ये देखिए अगला फीचर, मैसास एंड ब्यूट्स। ठीक है, क्या दे रखा है? मैसास और ब्यूट्स दे रखे हैं। अभी मैसास और ब्यूट्स क्या है? देखिए मान लीजिए कोई ऐसी जगह, अब आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि डेजर्ट का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है। मैंने आपको बोला डेजर्ट का मीनिंग होता है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता, ठीक है, वो है डेजर्ट। डेजर्ट का मीनिंग ये नहीं है जहाँ पे आपको सैंड देखने को मिलती है। सर रेगिस्तान, रेगिस्तान वो मिट्टी भरी हुई है, मिट्टी उड़ रही है, वहाँ पे मिट्टी के टीले बने हुए हैं, अरे वो नहीं है। डेजर्ट का मीनिंग क्या है? जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता। तो अगर मान लीजिए मैं एक जगह दिखा रहा हूँ, है ना, तो ये भी आपका एक तरह का क्या है? डेजर्ट का फीचर है। अब आप कह रहे हो सर ये देखो पेड़ तो उग रहे हैं यहाँ पे, अरे झाड़ियाँ सी है, खत्म है ये, है ना। और ये जो वैसे फोटो लिए मैंने आपको मैसाज एंड ब्यूट समझाने के लिए लिए, तो अगर आपको यहाँ पे छोटे मोटे पेड़ दिख रहे हैं तो सेमी एरिड रीजन के अंदर है ये जो फीचर है कि कहाँ का ये सेमी एरिड रीजन का। समझ में आया? एरिड सेमी एरिड कि ये हल्का सा अगर हरा भरा पेड़ दिख रहा है मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश की चांसेस है, मतलब सर ये सेमी एरिड रीजन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रीजन के अंदर आपको दिख रहा है ये ऊपर से फ्लैट जो है, ये टेबल सी बनी हुई है फ्लैट, एक बड़ा सा फीचर है जो ऊपर से बिल्कुल कैसा है? सीधा है, बड़ा है फीचर, बहुत बड़ा साइज में, इसको मैसाज कहते हैं। लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ? मैसाज इरोड होता गया, होता गया, होता गया, उसकी साइज क्या होती गई? छोटी हो गई, छोटी हो गई, छोटी हो गई, इस तरह का फीचर बचा। इस तरह के फीचर को अपन क्या कहते हैं? ब्यूट्स कहते हैं। ये डिफरेंस है मैसाज और ब्यूट्स में। सर ये रॉक कैसी है? सर ये रॉक है हार्ड रॉक। कैसी रॉक है? हार्ड रॉक। पर इसके नीचे कैसी रॉक मिल जाएगी आपको? सॉफ्ट रॉक भी मिल जाएगी। ऊपर ही ऊपर आपको ऊपर की तरफ कौन सी रॉक देखने को मिलती है? हार्ड। और नीचे की तरफ कैसी रॉक देखने को मिलेगी? इसके जो आसपास की रॉक्स होती हैं ये कैसी होती है? सारी सॉफ्ट होती है। हार्ड रॉक प्रिवेंट करती है अपनी सॉफ्ट रॉक को इरोड होने से, है ना। पहले वालों से अलग क्यों है? क्योंकि इसकी साइज बहुत बड़ी होती है। ये माउंटेन जैसे फीचर होते हैं, वो इतने बड़े नहीं थे जो अपन ने पढ़े ना इंसलबर्ग्स वगैरह, वो इतने ऊंचे नहीं है जितने बड़े ये होते हैं मैसाज और ब्यूट्स। माउंटेन लाइक फीचर होता है, जैसे अपन को डेजर्ट में कोई माउंटेन लाइक फीचर दिख रहा है तो वो होता है जिसमें ऊपर हार्ड रॉक होती है, नीचे की तरफ कैसी रॉक है? सॉफ्ट रॉक है। हार्ड रॉक जो है वो रहेगी, सॉफ्ट रॉक टाइम के साथ इरोड होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। जैसे मान लीजिए कभी यहाँ की नीचे वाली सारी सॉफ्ट रॉक इरोड हो गई तो ऊपर वाली जो हार्ड रॉक है वो कहाँ गिर जाएगी? नीचे गिर जाएगी। तो माउंटेन की साइज क्या हो जाएगी? छोटी। फिर वो नीचे वाली सॉफ्ट रॉक इरोड होगी, फिर ऊपर का वो पार्ट गिर जाएगा हार्ड रॉक वाला, क्योंकि वो तो इरोड होएगा नहीं, वो नीचे ही गिर जाएगा। गिरने की वजह से फिर क्या बच जाएगा आपके पास? इस तरह से खत्म होता चला जाएगा। जब इसकी साइज छोटी हो जाएगी तो आप इसको क्या कह दोगे? ब्यूट्स कह दोगे। और स्टार्टिंग में इसको अभी हम क्या कहते हैं? मैसाज कहते हैं। तो फ्लैट टॉप होता है और मैंने बताया माउंटेन जैसा है, तो यहाँ पे आसपास में आपको स्लोप देखने को मिलेगा। स्टीप साइडेड इरोजनल हिल्स इन डेजर्ट्स वेयर मैसाज आर लार्ज और ब्यूट्स आर स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटी साइज के होते हैं, मैसाज बड़ी साइज के फीचर। तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी होती है। और क्या होता है, ये रोड होता रहता है तो यहाँ पे देखो ऐसे मिट्टी सी जमा हो जाती है चारों तरफ, स्लोप सा बन जाता है मिट्टी का स्लोप बनता है। और इनकी हाइट भी बहुत बड़ी है, बड़ी हाइट्स के होते हैं, माउंटेन लाइक फीचर्स होते हैं मैसाज और ब्यूट्स।
ठीक है सर, मैसाज और ब्यूट्स आ गया, इन दोनों को याद रखेंगे किस तरह के लैंडफॉर्म है। ये एओलियन लैंडफॉर्म है, इरोजनल है क्योंकि रोड होने की वजह से बन रहे हैं। ये क्या फीचर है सर? ये फीचर तो देखो सिंपल सा है। मान लीजिए आपके किसी भी आप जगह पे गए जहाँ पे नीचे की तरफ जो है दो तरह की रॉक्स मिलती हैं, मतलब दो तरह के पार्टिकल्स हैं, सेडिमेंट्स हैं। एक तो है बड़े पार्टिकल्स, बड़े सेडिमेंट्स, ठीक है, वो भी हैं, और उसके बीच बीच में छोटे सेडिमेंट्स भी हैं। हवाएं अगर तेज चलेगी तो किसको अपने साथ कैरी करेंगी सर? छोटे वाले को कैरी कर लेगी, बड़े वाले को नहीं कर पाएंगी। छोटे वाले को कैरी करके अपने साथ हवाएं ले गई आगे, और ये बड़े वाले पार्टिकल सारे अपनी जगह पे रह गए। सर ये सारे अपनी जगह पे रह गए तो अब क्या होगा? तो अब इसको कह देंगे डेजर्ट पेवमेंट। डेजर्ट पेवमेंट। आप जो उस पर चलते हो साइड के अंदर, जो आपके हम जो पैदल चलते हैं तो पैदल चलने वाला जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मैं तो नाम ही भूल गया, रोड के साइड में होता है ना, नाम तो याद नहीं आ रहा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है पर नहीं आएगा। तो अगर मान लीजिए, चलो मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो साइड का होता है जिस पे आप पैदल चलने के लिए होता है, पेडिस्ट्रियंस के लिए, तो वो जो चीज़ होती है उसको, वो क्या होता है, उसको पेवमेंटी वाला फीचर से बनाया जाता है। उसके अंदर आप देखा करो इस तरीके से ब्रिक्स अटकाई जाती है उसके अंदर, ऐसे एच शेप की ब्रिक्स होती हैं, है ना, इस तरह की ब्रिक्स से उसको फंसा के बनाया जाता है। पेवमेंट जो होता है इस तरह का बनता है। या फिर अगर आप पुराने किसी राजा महाराजा वाले उसमें जाते हो, किलो वगैरह में, तो भी आपको इस तरह का देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप इसके ऊपर आराम से चलो, स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि नीचे क्या है, बड़ी रॉक्स है, और पैदल चलने के लिए भी सही रहता है कि आप इस पर आराम से चल सकते हैं। ऐसे कोई बड़ी रॉक्स नहीं है, छोटी छोटी रॉक्स हैं ये पेवमेंट जैसी, कि आप इसे पैदल पैदल चलो। पेवमेंट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि डेजर्ट का एरिया जहाँ पे आप आराम से चल पा रहे हो, नीचे रॉक्स है, तो उसको डेजर्ट पेवमेंट कहते हैं। बनने का हमको प्रोसेस समझ में आ गया। फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो तो उड़ जाते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। ये आपको बुक्स वगैरह में मुश्किल थोड़ा देखने को मिले, पर मैंने करवा दिया, क्योंकि किसी बुक में अगर आपको दिख गया तो फिर आप बोलोगे कि सर ने पढ़ाया नहीं था, आपने बताया नहीं था, है ना, तो बता दी मैंने ये चीज़, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। तो इस तरह के हमने जो लैंडफॉर्म देखे, सारे कौन से लैंडफॉर्म कंप्लीट कर लिया अपन ने? इरोजनल लैंडफॉर्म। सर इरोजनल हो भी गए, बड़े जल्दी कराया आपने, हो गए, क्योंकि अब आपको चीज़ें समझ में आ चुकी, प्रोसेस समझ में आ रहा है, सॉफ्ट हार्ड रॉक, वेदरिंग, इरोजन, ये बातें आप समझ पा रहे हो, एब्रेशन, एट्रिशन, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें अगर मैंने यही कहा आपको कि फिजिकल ज्योग्राफी में जब चीज़ें पढ़ लेते हो तो आगे की चीज़ें हमको जल्दी जल्दी समझ में आने लगती है। तो ये हमारा पार्ट हो गया, कौन सा वाला? इरोजनल लैंडफॉर्म। किसके द्वारा, किसके थ्रू हो रहा है? विंड के थ्रू। लेकिन सर अब आप पढ़ा दो कौन सा? डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, जहाँ पे सारी जो पार्टिकल्स इरोड हुए हैं ये जाके जहाँ पे डिपोजिट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जो डिपोजिशनल फीचर पढ़ेंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ेंगे, वो किस तरह का है? रिपल मार्क्स। मैंने आपको बताया, देखो अगर आपको बड़ा कुछ ऐसा दिख रहा है चेंज, तो उसको लैंडफॉर्म कह सकते हो कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। लेकिन अगर आपको कोई छोटी मोटी चीजें दिख रही है वहाँ पे, तो लैंडफॉर्म वर्ड यूज में मत लेना, फिर फीचर वर्ड यूज में लेना कि डिपोजिशनल फीचर है, ये इरोजनल फीचर ना। तो मैं भी कभी कभी बोलने में कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको उस समय हैंड टू हैंड खुद को फिर खुद को करेक्ट करता हूँ मैं। तो ये चीजें हैं, ये बातें, तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं रिपल मार्क्स के लिए। रिपल मार्क्स जो है देखो कुछ इस तरह का दे रखा है, जिसके अंदर क्या है, होता क्या है सर, ये वही सिंपल बात है, फाइन पार्टिकल्स है, मान लीजिए उसके बीच में कोई बड़े पार्टिकल्स भी हैं, फाइन पार्टिकल्स है और उसके बीच में बड़े पार्टिकल्स भी हैं। अब क्या होगा सर? हवा चलेगी, चलेगी क्योंकि विंड वाला पड़ रहा है। सर ये फाइन पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, उड़ेंगे, अच्छी बात है। सर ये तो उड़ गए, लेकिन इसके पीछे वाले और फाइन पार्टिकल्स इसकी जगह आ जाएंगे, क्योंकि हवा सिर्फ इतनी जगह पे तो नहीं चलती, पीछे भी हवा चलती हुई आ रही है, तो पीछे के जो सैंड पार्टिकल्स है वो भी उड़ के फिर दोबारा यहाँ आ जाएंगे। यहाँ वाले आगे चले गए, पीछे वाले यहाँ आ गए, ठीक है। पर सर इन बड़े वाले पार्टिकल्स भी तो कुछ होगा, अरे इनका भी तो कुछ होगा। क्या होगा इनका? सर इनका होगा सॉल्टेशन। सर ये सॉल्टेशन क्या है? याद आया? स्टार्टिंग में पढ़ाई थी मैंने, टर्म के अंदर लास्ट वाली टर्म पढ़ाई थी मैंने। सॉल्टेशन में क्या बताया था कि बड़े पार्टिकल्स जो क्या होते हैं, रोल करना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, उड़ नहीं पाएंगे। तो जब सीधी जमीन है और उसके ऊपर बड़े पार्टिकल्स रोल कर रहे हैं, तो उस रोल करने वाले प्रोसेस को हम सॉल्टेशन कहते हैं। कि सारे पार्टिकल्स आगे जाके रोल कर करके, मान लो सारे बड़े पार्टिकल्स आ गए एक साथ रोल करते करते, अब ये आके यहाँ पे इकट्ठे हो गए बड़े पार्टिकल। अब पीछे जब छोटे पार्टिकल आएंगे ना, तो वो क्या होंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स ने उनको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अभी छोटे पार्टिकल इंतजार करेंगे कब वो बड़ा पार्टिकल्स, जो बिग पार्टिकल्स हैं, वो आगे किसके हैं और हम भी आगे किसके हैं। तो अब ये फीचर जो है खिसकता हुआ धीरे धीरे आगे चलता रहता है, और कुछ हमको इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पे आपको ये जो इस तरह की जगह रहती है ना, आपको इस तरह का दिख रहा होगा, ये इस तरह का कुछ ऐसा सा फॉर्म हो रखा है। यहाँ पे क्या होते हैं, सारे सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, और इधर की तरफ आगे आपको कैसे पार्टिकल देखने को मिलेंगे, बड़े पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। आगे वाली साइड में बड़े पार्टिकल्स होते हैं। फिर इस तरह का ऐसे कोई,
यहाँ पे सारे सॉफ्ट पार्टिकल और आगे की तरफ बड़े पार्टिकल, सॉफ्ट पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल। इस तरह के फीचर जो है, ये इस तरह के मार्क्स जो होते हैं इन्हें क्या कहते हैं अपन, रिपल मार्क्स कहते हैं। तो रिपल मार्क्स कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं, क्या भी रहते हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, सॉल्टेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। सर आगे समझ में आया है ना? तो मैं कह रहा हूँ बस चीजें उस तरह से याद रखो कि किस तरह से फॉर्म हो रही है, बाकी ज्यादा इसकी डेफिनेशन उन चक्रों में मत पढ़ना, कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते हैं, मैंने बताया डेजर्ट में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, है ना? रिपल मार्क्स आ गया समझ में। रिपल मार्क्स के बाद में देखो लुईस, लुईस जो है ये मैंने आपको पढ़ा चुका, याद करो लुईस के बारे में बताया था, फिर भी अगर लुईस प्लेन के बारे में बताया था, लुईस प्लेन अपन ने पढ़ा था। लुईस प्लेन कैसे बनता है कि सर जब विंड चलती है, जब हवा चलती है तो कहीं पे तो इरोजन कर रही है, इरोजन करने की वजह से उसके जो फाइन पार्टिकल्स है उनको अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, मतलब डिफ्लेशन करके ले जाती है, उड़ा के ले गई अपने साथ, उड़ाते हुए ले गई कहीं दूर ले जाके उसने उसको वहां पे छोड़ दिया। जिस जगह पे छोड़ा तो उसके पास दो ऑप्शन थे छोड़ने के, या तो जहाँ पे वो छोड़ रही है वहां पे बिल्कुल प्लेन है, अगर वहां पे बिल्कुल प्लेन है तो वहां पे जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को अपन क्या कहेंगे, लुईस प्लेन कह देंगे। कौन सा प्लेन हो जाएगा वो, लुईस प्लेन हो जाएगा। लेकिन सर वो तो है ना आगे लेके जा रही थी, रास्ते में छोड़ ही नहीं रही थी, आगे लेके गई, फिर उसको है ना सामने माउंटेन मिल गया, विंड उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स को आगे लेके जा रही थी और सामने माउंटेन मिल गया, तो माउंटेन ने उसको रोक लिया और सारे पार्टिकल्स माउंटेन के पास में इकट्ठा हुए। दिख रहा है कुछ इस तरह का फीचर, ठीक है? ये तो माउंटेन आगे इन्होंने रोक लिया, रोकते ही सारे फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे डिपॉजिट होती है, जैसे यहाँ पे इनकी सेटलिंग होती है, बैठते हैं जैसे आगे, तो यहाँ पे हम कहते हैं ये कौन सा लुईस है, माउंटेन लुईस, ठीक है? या तो लुईस प्लेन बनता है या लुईस माउंटेन बनता है। इस तरह के फीचर हमको देखने को मिलते हैं। लुईस जो होती है वो कौन सी सैंड होती है जो डिप्लेशन की वजह से क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है और कहीं दूर जाके फिर डिपॉजिट होती है। लुईस जो होती है मिट्टी अच्छी है, आप चाहो तो इन पे वेजिटेशन कर सकते हो, बस कमी होती है हमें पानी की, अगर आप इनमें पानी डालो तो ये अच्छी मिट्टी है। तो लुईस जैसे फॉर एग्जांपल आप लुईस को अगर देखोगे, ये येलो रिवर है चाइना के अंदर, येलो रिवर चाइना, मैंने वहां भी एग्जांपल दिया था इसका, तो आप इसमें लुईस में लिखते हैं नियर येलो रिवर इन चाइना एंड गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट और येलो रिवर चाइना जो है ना, ये एक अच्छा खासा वहां पे आपको चाइना के अंदर प्लेन देखने को मिलता है, लुईस प्लेन है, खूब बड़ा सारा प्लेन है बना हुआ है। अब वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट वहां पे खेती भी कर रही है, ठीक है? क्यों कर पा रही है, क्योंकि वो पानी डालते हैं उसके अंदर। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ पानी की कमी है। जैसे अपने इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में आपने सुना है राजस्थान के अंदर, कि राजस्थान में जो पानी आता है मेन इंदिरा गांधी कैनाल से आता है। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो राजस्थान की इस लुईस वाली सॉइल पे क्या करती है, पानी डालते हैं उसको इंदिरा गांधी कैनाल से लाके पानी को, और उस लुईस सॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, फिर खेती करते हैं। तो राजस्थान के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत ये जो लुईस सॉइल है या फिर लुईस प्लेन है देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल से क्या करा जाता है, इरिगेशन करा जाता है ना? तो वो एरिया हम इस तरह से कवर करके, तो राजस्थान में भी है ये, क्योंकि राजस्थान में डेजर्ट है ही तो मिलेगा ये फीचर, और आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट है, तो इस तरह का फीचर देखने, तो मैं बता रहा हूँ आपको डेजर्ट जहाँ पे है वहाँ पे इस तरह के फीचर्स मिलेंगे आपको। इसलिए हम कोई ज्यादा ऐसे एग्जांपल्स नहीं देख रहे कि ये वाला डेजर्ट, जैसे हमने उसमें देखा था, माउंटेन्स में देखा था, वहाँ हम एग्जांपल्स पढ़ रहे थे, जो वॉल्केनिक माउंटेन है उसके अंदर डोरमेंट कौन है, एक्सटेंट कौन है, ये कौन है, ये क्योंकि वहाँ पे बन रहे थे एग्जाम्पल, अलग अलग जगह थी बहुत सारी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फीचर फिक्स है कि डेजर्ट है तो डेजर्ट है। तो अब आपको मेन तो काम क्या बनता है कि आपको पता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है, वो हमारा पार्ट है, तो वो मैपिंग के अंदर हम कवर करेंगे। अभी हम सिर्फ उसकी थ्योरी देख रहे हैं। अगला जो इसमें दे रखा है वो किसके बारे में दे रखा है, सैंड ड्यून्स के बारे में दे रखा है। सर सैंड ड्यून कैसे बनती है, जैसे रिपल मार्क्स बने थे, रिपल मार्क्स तो एक छोटा फिनोमिना है, मतलब छोटी साइज का, सैंड ड्यून जो है बड़ी साइज का फिनोमिना है। बात सेम रहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, बड़े पार्टिकल्स क्या होते हैं, आगे आके इकट्ठे हो जाते हैं, आगे आके लगते चले जाएंगे, और जो छोटे पार्टिकल्स है वो किधर की तरफ रह जाते हैं, पीछे की तरफ रह जाते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए ये क्या हो गया, बड़े पार्टिकल्स की वजह से यहाँ पे ब्लॉक आ गया, जिसकी वजह से पीछे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे होते गए। अब जब तक ये आगे वाले पार्टिकल्स है, जब तक इसको रोक पा रहे हैं तब तक रोक लेंगे, अदरवाइज ये क्या होएगा, फिर गिर जाएगा, तो ड्यून जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ड्यून का जो इधर वाला फेस होता है दूसरा वाला, उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप फेस कहते हैं, जहाँ पे स्लिप देखने को मिलता है ना? तो ये ड्यून होता है। अब ड्यून में देखो बना कैसे, एयर उसके पार्टिकल्स के आने की वजह से, अगर पार्टिकल्स के आने की वजह से बन रहा है ये ड्यून, तो आप इसको कौन सा फीचर कह दोगे, डिपोजिशनल फीचर या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कह दोगे, क्योंकि ये जो लैंडफॉर्म बना है वो कहीं की वजह से बना है, जो सैंड पार्टिकल्स है उनके डिपोजिशन की वजह से। कह रहा है हिल और रिजेस ऑफ सैंड आर फाउंड बाय डिपोजिशन डेजर्ट। ये वो है जो हम रेगिस्तान देखते हैं ना, दुबई वगैरह के रेगिस्तान देखते हैं, कभी वीडियो आता है कार चला रहे हैं उसके अंदर, कार को ऊपर लेके जा रहे हैं फिर नीचे आ जाती है कार, रेगिस्तान के अंदर देखे हमने, या फिर राजस्थान के आपने देखे इस तरह के डेजर्ट जिसके अंदर ऊंट लेके जाते रहते हैं, वो ऊंट चलते रहते हैं ऊपर नीचे, तो इन पे चलते हैं ड्यून्स के। तो ड्यून्स इस तरह से फॉर्म होते हैं। चीजें हमने देखी हैं ये सारी कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल
फोन वगैरह में इस तरह के ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स आप देखते रहते हैं, बस हमें नाम नहीं पता होता, पर हम सारे फीचर्स देखते हैं ज्योग्राफिकल। बात आती है सर टाइप ऑफ ड्यून्स भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखो वैसा तो इसका ये अलग से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं था कि इसका अलग से लेक्चर लूँ टाइप ऑफ ड्यून्स का। ये ड्यून्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, तो हम इसको यहीं कर लेते हैं, है ना। जैसे रिवर के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक टॉपिक रह रहा था ड्रेनेज पैटर्न्स ऑफ रिवर, कि रिवर जो होती है उनका ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, तो वो एक टॉपिक रह रखा है, मुझे पता है। लेकिन उसको मैं क्या करूँगा, बाद में किसी एक टॉपिक के साथ ले लूँगा, क्योंकि वो आधे घंटे का टॉपिक है, अगर उसमें डालता तो लेक्चर बड़ा हो जाता। तो मैंने ड्रेनेज ऑफ रिवर्स वाला पैटर्न, जो ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर्स है, उस वाले टॉपिक को छोड़ रखा है, करेंगे बाद में। लेकिन मैंने देखा ड्यून्स वाला तो यहीं खत्म कर लेते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ड्यून्स जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मैं 5 तरह के बताता हूँ। कितने तरह के मानो, 5 तरह के ड्यून्स मानो। कौन से? एक तो बरखान ड्यून्स, पैराबॉलिक ड्यून्स, ट्रांसवर्स ड्यून, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और स्टार ड्यून्स, ऐसे 5 तरह के ड्यून्स होते हैं। सर ये बनते कैसे, बस वही चीज़ समझनी है ना। और कोई ज़्यादा इसमें फिजिक्स मैथ मत लगाना इसके अंदर, इधर से क्यों आ रही है उधर से क्यों जा रही है। सिंपल है, नेचुरली बनने वाले फिनोमिना है, किस तरह से तैयार होते हैं, देखो किस तरह से तैयार होते हैं। मैंने बताया 5 तरीके पढ़ते हो आप इसके अंदर, बरखान पढ़ लिया, ट्रांसवर्स पढ़ लिया, पैराबोलिक, स्टार और लीनियर। लीनियर को आप क्या कह दो यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडनल भी कह दो, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। तो ड्यून के हमने यहाँ पे कितने देखे, 5 तरीके देखने वाले हैं। अब 5 तरीके में सबसे पहला वाला जो है वो कौन सा है, बरखान ड्यून्स है। बरखान ड्यून्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, सर ये इस तरह के होते हैं कि एक पूरा जो एरिया है वो मान लो डेजर्ट का एरिया है। कैसा एरिया है, पूरा डेजर्ट का। अगर इधर से हवा चलती हुई आई कहीं भी दूर से, तो मिट्टी लेकर आएगी अपने साथ, क्योंकि पूरा एरिया कैसा है, डेजर्ट का। तो कहीं से हवा चलती हुई आई, अपने साथ मिट्टी लेकर आती है, मिट्टी लेकर आएगी, तो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े आगे आ जाते हैं, आगे आके और उसके पीछे फिर छोटे पार्टिकल्स लगते रहते हैं, क्योंकि उड़ते हुए आ रहे हैं, इकट्ठा होते गए। तो ये पूरा एक अच्छा खासा क्या आगे इधर की तरफ तो क्या हो गया, सारे बड़े पार्टिकल्स आ गए। इधर की तरफ आपको स्लिप फेस देखने को मिलेगा, और पीछे जो है यहाँ पे क्या हो गया है, वो सारे स्मॉल फाइन पार्टिकल जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह का। तो अभी हमने रिपल मार्क में देखा था, इस तरह का कुछ ऐसा देखने को, ये सारे यहाँ पे जो फाइन पार्टिकल्स है वो इकट्ठे हो गए, और इधर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरह का जो ड्यून होता है उसे कौन सा ड्यून कहते हैं अपन, पैराबोलिक, सॉरी बरखान ड्यून कहते हैं। बरखान ड्यून मतलब जिसके आसपास का पूरा एरिया डेजर्ट का है और वहां से मिट्टी उड़ती हुई आती रहती है, इस तरह की ड्यून बनाती है। ध्यान रखना, ये अंदर की तरफ जो साइड, ये इधर वाली जो साइड होती है, जैसे केव जैसी होती है, गुफा जैसी हम कह सकते हैं। हालांकि गुफा नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि सर इधर से आऊँ तो एक गुफा जैसा है ये, इसलिए इस वाली साइड को आप कह दो कॉनकेव। कैसी साइड है ये, कॉनकेव, केव जैसी। और इसके अपोजिट जो होगी उसे आप क्या कहते हो, कॉन्वेक्स। कैसी है, कॉन्वेक्स, है ना। ये क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए मैं बस आपको बता रहा हूँ। उधर वाली साइड जो होती है वो तो होगी केव जैसी, इसलिए उसका नाम दिया कॉनकेव, और उसके अपोजिट जो होती है, कॉनकेव के जस्ट अपोजिट कॉन्वेक्स वाली साइड होती है। तो एग्जाम में सर इसमें भी पूछा क्या, इसमें पूछ लेगा कि बरखान ड्यून जब फॉर्म होते हैं तो विंड का जो डायरेक्शन होता है वो किस साइड में होता है, क्या वो कॉन्वेक्स वाले पार्ट पे होता है, या फिर वो कॉनकेव वाले पार्ट पे होता है, या फिर वो उसके पैरेलल जा रही है, या फिर उसके ट्रांसवर्स जा रही है, सर कैसे जा रही है बताओ। तो हम कहेंगे कॉन्वेक्स वाली साइड से कौन फ्लो करती हुई आती है, विंड फ्लो करती हुई आती है यहाँ पे, है ना। कॉन्वेक्स वाली साइड से आएगी, ये विंड है, विंड का डायरेक्शन दे रखा है, तो फ्लो करती हुई आती है और आके कौन सा ड्यून बनाती है, यहाँ पे बरखान ड्यून बनाती है। तो आप याद रखना, ये विंड इधर से आ रही है, आके इधर से मिट्टी लाके और इस तरह की ड्यून्स बनाती जा रही है, इनको बरखान ड्यून्स कहते हैं। सर ये कहाँ देखने को मिलेंगे, तो मैंने बताया वहीं हर जगह डेजर्ट में, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा तुमको राजस्थान के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। राजस्थान में कहाँ देखने को मिलते हैं, ये चूरू के अंदर, है ना, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ तो मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। हालांकि आप लोग मत लिखना अगर आपके एग्जाम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसलिए बता दिया। राजस्थान मेन कारण बताने का ही नहीं कि राजस्थानी हूँ, मेन कारण ये है कि राजस्थान के अंदर ही आपको डेजर्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे चूरू लिख रहा हूँ, तो चूरू आपको राजस्थान, क्योंकि ये डेजर्ट जो बनेगा बरखान वाला, ये बरखान वाला जो फीचर बनेगा ये सिर्फ आपको राजस्थान में मिलेगा। और राजस्थान में क्या कर रहा हूँ, स्पेशली आपके आ जाए कि मान लो ड्यून्स बनते हैं तो आप उसमें लिख देना कि राजस्थान के ठाल जो डेजर्ट है उसमें बन जाएंगे। लेकिन अगर आपके वो, मैं तो वैसे बता रहा हूँ कि चूरू में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है, मेरा पढ़ा हुआ है कभी पहले का, इसलिए थोड़े से याद है ना। तो लिखना चाहो तो लिखना, अदरवाइज आप स्किप कर देना इस चीज़ को। तो इधर से विंड आई तो इसमें देखने को मिला, लेकिन सर ये फिर दूसरा वाला बताओ हमको, लॉन्गिट्यूडनल कैसे बनता है। लॉन्गिट्यूडनल नाम से पता लग रहा है, अभी भी सिखाया था मैंने, पैरेलल होना। पैरेलल होने का मीनिंग क्या हो गया कि चीज़ जो है, मतलब हवा जिधर से आ रही है उसके पैरेलल में ड्यून बन रहा है, मतलब मिट्टी का टीला हवा के पैरेलल बना हुआ है। जैसे हमने किसके अंदर पढ़ा था, हमने अभी वो पढ़े थे यारडंग्स जो था, है ना। तो यारडंग्स में हमने क्या देखा था, यारडंग्स के अंदर हवाएं पैरेलल आ रही थी और उस तरह पैरेलल रॉक्स फॉर्म हो रही थी। तो यहाँ भी उस तरह का फीचर है, बस यारडंग्स के अंदर क्या थी, रॉक्स थी, यहाँ पे रॉक नहीं है, यहाँ पे सैंड ही है। बस सैंड जो है बिल्कुल किसके पैरेलल है, हवा के पैरेलल है। तो हवा भी इधर से आई और ये बन भी इस तरफ रही है,
ठीक है पैरेलल, तो इसको आपने क्या कह दिया, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कह दिया। लेकिन इसका अपोजिट कि अगर मान लीजिए हवा कैसे आ रही है, ड्यून बन रहा है ऐसे और हवा आ रही है इसकी इस तरफ से, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, तो आप इसको कौन सा कह देते हो, ट्रांसवर्स ड्यून कह देते हो। कैसा ड्यून है ये, ट्रांसवर्स ड्यून है। ट्रांसवर्स ड्यून मतलब हवा उसकी कैसे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है, तो उसको आप ट्रांसवर्स ड्यून कहते हो। और अगर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बन रहा है जिधर से हवा आ रही है, तो उसको आप लॉन्गिट्यूडनल ड्यून कहते हो। सर ये फिर स्टार ड्यून कौन सा होता है, स्टार ड्यून मतलब हवा चारों तरफ से आ रही है, मल्टी डायमेंशनल विंड फ्लो कर रही है, मल्टी साइड से आ रही है विंड, तो इसको आप कौन सा कहते हो, स्टार ड्यून कहते हो। स्टार ड्यून क्या होता है कि मतलब ऊटपटांग शेप का होता है, इसका फिक्स नहीं होता कि इधर से इसका स्लिप फेस बनेगा, कॉनकेव किधर रहने वाला है, देखो नहीं, जैसे ड्यून बना हुआ है ना, इसका कॉनकेव देखो थोड़ा इधर भी है, ये इधर भी है, इधर की तरफ भी है, और ये यहाँ से फिर इसकी पीक बनी हुई है, यहाँ से ही ऊंचा है ना, तो चारों तरफ से स्टार जैसी शेप का होता है ये स्टार ड्यून होता है। काइंड ऑफ माउंटेन टाइप का सा, थोड़ा सा माउंटेन जैसा होता है ना कि चारों तरफ तीन चार तरफ से वो ऐसे बना हुआ रहता है, उस तरह का होता है ये स्टार ड्यून। तो स्टार ड्यून में तो क्या होती है, चारों तरफ से हवाएं आती है जो इसमें शो भी हो रही है। एक ही होता है मेन पैराबोलिक ड्यून, कि पैराबोलिक ड्यून कैसे बनता है। पैराबोलिक क्या होता है, बरखान का जस्ट उल्टा होता है। बरखान में हमने क्या देखा था, इधर से हवाएं आई थी तो इसके अंदर जो वो कॉनकेव वाली साइड बनी थी वो इधर बनी थी, अपोजिट में, विंड के अपोजिट में कॉनकेव वाली साइड बन रही थी, है ना। इसमें क्या होता है, जिधर से विंड आ रही है ना, उधर की तरफ ही कॉनकेव वाली साइड बन जाती है, उधर की तरफ ही केव जैसा बनता है। सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि पैराबोलिक ड्यून में हमको एक चीज याद रखनी है, वन साइड डेजर्ट, अच्छी बात है, एक तरफ डेजर्ट है, वन साइड वेजिटेशन और सी, ये याद रखना है इसके अंदर कि एक तरफ तो डेजर्ट होता है, वन साइड तो डेजर्ट रहेगा ही रहेगा जहां पे ड्यून फॉर्म होगा, लेकिन उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, या तो वेजिटेशन होता है या सी होता है, मतलब या तो पेड़ पौधे होंगे या फिर क्या होगा, समुंदर होगा। तो इसमें क्या होता है, जब हवाएं मान लो समुंदर पे से आ रही है, वेजिटेशन पे से आ रही है, पेड़ पौधों की तरफ से हवा चल के आ रही है, तो क्या वो अपने साथ मिट्टी लेकर आएगी, क्या नहीं लेके आएगी। बरखान ड्यून में तो क्या हुआ था, पूरा डेजर्ट था, तो हवाएं जो चल के आ रही थी अपने साथ मिट्टी लेकर आ रही थी, और वो लाके उन्होंने क्या करा, फिर जो हार्ड रॉक थे उनके पास में स्टोर कर दिया, वहां पे छोड़ दिया, तो बरखान जैसे बने। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, जिधर की तरफ से हवाएं आती रहती हैं, इधर की तरफ से हवा आ रही है, उधर की तरफ कोई भी सैंड के पार्टिकल्स नहीं है, तो वो हवा क्या करती है, फिर जब यहाँ से आती है तो अंदर आके फिर यहाँ वाले सैंड के पार्टिकल्स को धक्का देती है ना, उनको पुश करेगी। जैसे सैंड के पार्टिकल्स को पुश करती है तो सैंड के पार्टिकल्स सारे ऐसे पुश होते हैं, और पुश होकर किस तरह से स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, कॉनकेव वाला, मतलब इस तरह का कोई धक्का दे रहा है इनको इधर से। यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे जब आ रही है वो चीज तो वो धक्का नहीं दे रही, वो तो खुद पार्टिकल्स लेके आ रहे हैं, मतलब तो खूब सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं और आके वहां पे स्टोर हुए। बरखांस वाले में पार्टिकल्स आए स्टोर हुए, पार्टिकल्स आए स्टोर हुए, लेकिन यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये आप बरखान जैसे आप चाहो घर के अंदर बना सकते हो, कैसे कि घर में जो मिट्टी है उस मिट्टी के ऊपर ऐसा हाथ चला देना, थोड़ा सा हाथ को अंदर डाल के इस तरह चला देना, सारी मिट्टी क्या होगी, जैसे हाथ को यूं चलाओगे सारी मिट्टी एक तरफ तरह से शेप बना लेगी, वहां पे सारी मिट्टी इकट्ठा हो गई, इधर की तरफ थोड़ा खड्डा सा हो गया, जिधर वाला खड्डा हुआ उस वाले वो वाला साइड तो कौन सा हो गया आपका, कॉनकेव वाला, और अपोजिट कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए हम कहते हैं कि जिधर से विंड आती है, जिधर से विंड आती है उस डायरेक्शन में क्या मिलता है आपको, कॉनकेव साइड मिलता है, और उसके अंदर जिधर से विंड आती है उसके अपोजिट में कॉनकेव मिलता है। तो बस हमें मेन जो याद करने होते हैं बरखान याद करना होता है, पैराबोलिक, क्योंकि इनमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। इनमें थोड़ी अच्छी बात होती है कि ये पूरा डेजर्ट में ये एक तरफ वेजिटेशन और समुद्र होता है, आपको डेजर्ट मिल जाएंगे ऐसे जिनके एक तरफ समुद्र है और एक तरफ क्या है, डेजर्ट है पूरा। तो इस तरह के जो फीचर्स हैं आप इसके अंदर देखो क्या याद करना चाहोगे, जैसे मैंने बताया चूरू के अंदर है। स्टार ड्यून जो होते हैं ये आपको जैसलमेर में देखने को मिलते हैं, कभी आना घूमने यहाँ पे, है ना, जैसलमेर वगैरह घूमने के लिए बहुत फेमस है, अच्छी जगह है, डेजर्ट्स के अंदर सफारी वगैरह खूब मजे, आना है ना, आना बस उसके अंदर सर्दियों के अंदर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखो समझ लो, चूरू पड़ा होगा अभी, इंडिया की सबसे जो गर्म जगह है वो, तो इसलिए यहाँ पे आओ घूमने तो सर्दियों में आना। इसके अलावा ये जो ट्रांसवर्स ड्यून है, ठीक है, ये आपको जोधपुर में देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो होते हैं ये भी जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैराबोलिक ड्यून है सर, ये कहाँ से देखने को मिलेगा, राजस्थान में, समुद्र तो है ही नहीं, पर वेजिटेशन है थोड़ा सा, तो ये आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, बीकानेर में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बीकानेर में जिधर से हवा आने की वजह से ड्यून बनते हैं उधर वो हवा आती है वेजिटेशन वाले साइड से, है ना, तो बीकानेर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह के मैंने थोड़े से एग्जांपल दे दिए, आप लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो, पर हमारा मेन काम था इसको समझना। जो हमने समझ लिया कि ड्यून्स जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं, है ना, मैंने 5 तरीके बताया आपको, कि मेन ये 5 ही होते हैं इस तरह से।
किसी किसी जगह पे आपको सिक्स्थ भी देखने को मिल जाएगा, पर वो सिक्स्थ जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, कोई सिक्स्थ में क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है ना। लेकिन हम जो है ये 5 ड्यून हमने यहाँ पे देख लिए। आगे समझ में चीज़ें? ठीक है सर, ड्यून्स आ गए समझ में। इसके बाद क्या बताओगे? इसके बाद ये देख लो नेब खास। नेब खास क्या होते हैं, दिख रहा है हमको डायग्राम से, समझ में आ रहा है नेब खास कि जैसे मान लो पेड़ वगैरह बने रहते हैं, जैसे कैक्टस का पेड़ डेजर्ट में मिल जाता है। अब कैक्टस का पेड़ मान लो उसके आसपास में आके मिट्टी इकट्ठा हो गई, तो वो एक ऐसे फीचर सा बना मिट्टी का, उसको नेब खास कह देते हैं। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, बस ये मैंने ऐसी फोटो दिखी थी तो मैंने इसको सर्च करके फिर पता कर लिया कि इसको कहते क्या है ना। बुक्स में तो जल्दी से मिलता भी नहीं नेब खास, लेकिन मेरे को फोटो दिखी थी तो मैंने देखा चलो देखते हैं कौन सा फीचर है, क्या कहते हैं इस फीचर को, नेब खास कहते हैं। ठीक है सर, इसमें कुछ ऐसा ज़्यादा बात नहीं थी। तो हमारे जो पार्ट है ये लैंडफॉर्म वाला, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, लैंडफॉर्म जो होता है कंप्लीट होता है। इसके अंदर चलो ये कंप्लीट हुआ, इसके अंदर एक डेजर्ट की बात करते हैं जो अपना जैसे ऊपर मैंने बताया नहीं, लगा वो आएगा। हमने वेंटिफैक्स के बारे में पढ़ा था, ये रहा वेंटिफैक्स। यहाँ पे मुझे आपको 2 टर्म समझानी है वेंटिफैक्स वाले इस टॉपिक के अंदर कि सर हुआ क्या, ये जो इसके रॉक्स थी, ठीक है, रॉक्स के आसपास में कोई मिट्टी वगैरह होती है, यहाँ पे हवाएं चलती रहती हैं, हवाएं चलने की वजह से यहाँ की सैंड क्या हो जाती है, सारी उड़ जाती है, सारी सैंड उड़ जाएगी, फिर बड़ी बड़ी क्या रह जाती है, रॉक्स। तो जब आप इन डेजर्ट्स में जाते हो तो इन डेजर्ट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, सिर्फ रॉक्स देखने को मिलती है, सैंड नहीं है वहाँ पे। ये राजस्थान जैसे रेगिस्तान नहीं है कि आपको यहाँ पे मिट्टी देखने को मिले, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, रॉक्स देखने को मिलती है। तो ऐसे वाले रॉक्स को अपन क्या कहते हैं, इनको स्टोनी डेजर्ट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, स्टोनी डेजर्ट्स, या फिर आप इनको कहते हो हमारा डेजर्ट्स, स्टोनी डेजर्ट्स या फिर हमारा डेजर्ट। और सर ये जो हमारा डेजर्ट है इस तरह के जहाँ पे स्टोनी होते हैं, मिट्टी नहीं होती, कौन सा है, इसका एग्जांपल लिख लेना, एक निगीव डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है, निगीव, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इजराइल में देखने को मिलेगा, निगीव डेजर्ट। तो निगीव डेजर्ट इजराइल में है, ये कैसा डेजर्ट है, आपके स्टोनी सैंडी डेजर्ट है। हमारा डेजर्ट इन्हें कहते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ स्टोन्स देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ पे मिट्टी वगैरह नहीं है। और जो मिट्टी वाले होते हैं उन्हें कहते हैं सैंडी डेजर्ट। हाँ सर सही है, वर्ड से समझ में आ रहा है, सैंडी डेजर्ट। सैंडी डेजर्ट्स में क्या होता है, इसमें तो आप लिख लेना ओनली बिग लगाना पड़ेगा इसके आगे, ओनली बिग रॉक्स, बड़ी रॉक्स है ना। आप लिख लो, मैं बता देता हूँ क्या लिखना है यहाँ पे, ओनली बिग रॉक्स, बोल्डर्स। बोल्डर्स को क्या लिखोगे, BOULDERS, ओनली बिग रॉक्स, बोल्डर्स। बोल्डर्स के अलावा पेबल्स। ये सर ये क्यों वर्ड ऐसे ऊटपटांग से वर्ड बता रहे हो आप, अरे याद करो तुम ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। पेबल्स के मतलब पेबल्स का मतलब बड़े पत्थर, बोल्डर्स का मतलब बड़े पत्थर जो होते हैं उनको ही बोल्डर्स कहते हैं। बिग रॉक्स तो है ही फिर बिग रॉक, फिर बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं यहाँ पे ओनली बिग रॉक्स, बोल्डर्स, पेबल्स आर फाउंड। इसके अंदर है ये, उधर वाले में। लेकिन सैंडी डेजर्ट में क्या होता है, इसमें आप लिखते हो फाइन सैंड, जिसको कहा जाता है ERGS, अग्स। क्या कहते हैं इसको, अग्स कहते हैं। तो ये जो अग्स होती हैं, फाइन सैंड होती है, आर फाउंड। ये वर्ड याद रखना, अग्स वाला भी पूछ लेता है, व्हाट इज अग्स, फिर आ जाएगा स्टोन्स, फाइन सैंड, ठीक है, या फिर ए डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ रिवर, या फिर उसके अंदर आ जाएगा ग्लेशिएटेड सेडिमेंट्स को अग्स कहते हैं। ऐसे कुछ भी वो ऑप्शन बना देगा, आपको पता होना चाहिए कि फाइन जो सैंड होती है डेजर्ट के अंदर उसको क्या कहते हैं, अग्स कहते हैं। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिल जाती है, थार एंड सहारा डेजर्ट में आपको इस तरह के फीचर देखने को मिल जाएंगे। कैसे फीचर देखने को मिल जाएंगे, किस तरह के मिल जाएंगे, सैंडी डेजर्ट। ठीक है, बस ये बताना था मेरे को, मुझे लगा था हमारा डेजर्ट आगे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ बता दिया, क्योंकि आगे हमारा जो पार्ट था ये कंप्लीट होता है। हमने क्या करा, इरोजनल फीचर्स देखे, डिपोजिशनल फीचर देख ले, हमने दोनों तरह के फीचर देख लिए। मतलब सर हमारा जो ये पार्ट था एओलियन लैंडफॉर्म्स का, ये खत्म होता है, हाँ खत्म होता है। लेकिन खत्म होने से जाने से पहले हम क्या करते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। ये पार्ट था जो करवाना मुझे उसमें चाहिए था फ्लूवियल लैंडफॉर्म के अंदर, लेकिन वहाँ पे क्या था, डेजर्ट के बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी, तो यहाँ पे डेजर्ट के बारे में बात हुई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले लैंडफॉर्म को यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है,
होना उसमें चाहिए था ये, क्योंकि फ्लूवियल लैंड फॉर्म है तो उसमें होना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा कि वहां पे क्या डेजर्ट्स की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे डेजर्ट की बात हुई, इसलिए इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। नाम वही लिखा मैंने, फ्लूवियल इरोजनल लैंड फॉर्म। फ्लूवियल का इरोजनल लैंड फॉर्म है सीन इन एरिड और सेमी एरिड रीजन। अब सर ये सेमी एरिड और एरिड रीजन में फ्लूवियल कैसे बन सकता है? कौन सी रिवर आ गई वहां पे जो वहां पे फ्लूवियल बनाई हुई? आपने बताया एरिड सेमी एरिड रीजन में तो सिर्फ आपको एओलियन लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको अलग से लिखवाया ताकि जब तुम इसको पढ़ो तुमको ये थोड़ा एक्सेप्शन की तरह याद रहे कि कुछ जगह ऐसी हो सकती है या कुछ जगह ऐसी नहीं होती। हालांकि क्या होता है जब बारिश वगैरह ज्यादा आ जाती, ठीक है, जब ये जैसे मानसून अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा आ गया मानसून, और उनकी जो विंड्स है वो थोड़ी सी चेंज हो गई तो मतलब थोड़ा सा जैसलमेर जोधपुर की तरफ से निकल गई और वहां पे मान लो अभी बाढ़ हो जाता है, जोधपुर में कभी बाढ़ आ जाए, है ना, आ भी रखी है। तो ऐसा अगर हो जाता है तो इस तरह से क्या होता है, वहां पे क्या हुआ, पूरे साल कोई पानी नहीं था, 3-4 साल से कोई पानी नहीं था, पर अचानक से इस बार पानी आ गया, और पानी अब वो क्या होगा, वो बाढ़ जैसा पानी, तूफान जैसा पानी, वो क्या करेगा, फ्लो करेगा। फ्लो करने की वजह से अपने साथ की जो मिट्टी है वो तो वहाँ की खूब सारा इरोजन करेगा, क्योंकि सारी मिट्टी क्या है, बिल्कुल फाइन है, वो सारी फाइन मिट्टी को अपने साथ लेके जाएगी जो फ्लड आएगी। और फ्लड ने क्या करा, अपने साथ सारी फाइन मिट्टी को ले गई, पास में जो माउंटेन जैसे ऊंची ऊंची जगह रह गई जो हार्ड रॉक की थी, और बीच में जो सॉफ्ट रॉक जैसी थी, वहाँ की क्या हुई, सारी जो वो जो फ्लड था वो अपने साथ में उसको ले गई। क्या मान लीजिए हुआ क्या, आसपास की बड़ी बड़ी रॉक्स तो है ही है, ये जो हार्ड रॉक है जो दिख रही है ये हार्ड रॉक है सारी, है ना, माउंटेन जैसा फीचर ये रह गया, लेकिन बीच में क्या भरा हुआ रह गया, पानी, क्योंकि बारिश आई थी तो थोड़ा पानी रह गया। अब क्या होता है, ये ऊंचे ऊंचे जैसे फीचर्स हैं, अब यहाँ पे बीच में पानी भरेगा तो पानी यहाँ पे क्या करेगा, इरोजन करेगा, इरोड कर दिया, यहाँ पे यहाँ की मिट्टी हट गई सारी, इरोड करने की वजह से यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो डिप्रेशन हमने ऊपर ही पढ़ा था, याद करो, ब्लो आउट के अंदर डिप्रेशन होलो के बारे में पढ़ा था। डिप्रेशन का मतलब क्या बताया था वहाँ पे, कि हवा इस तरह चलती है कि जमीन के अंदर से क्या करती है, जहाँ पे फाइन पार्टिकल्स होते हैं वहाँ पे खड्डे कर देती है, डिप्रेशन कर देती है। तो वहाँ पे एयर की वजह से हो रहा था, यहाँ पे जो डिप्रेशन हो रहे हैं वाटर की वजह से हो रहे हैं, कि वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है, अचानक से डेजर्ट के अंदर क्या, डेजर्ट तो नहीं लेकिन सेमी एरिड रीजन में क्या आ गई, ज्यादा बारिश आ गई, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे फीचर्स, बाढ़ जैसे हालात हो गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, वाटर ने वहाँ पे क्या कर दिया, इरोजन करना स्टार्ट कर दिया। इरोजन होने की वजह से वो जगह थोड़ी खाली हो गई, वहाँ के पार्टिकल्स हट गए सारे। अब पार्टिकल्स हटने की वजह से क्या हुआ कि आसपास के जो ऊंचे माउंटेन आ गए, इनको हमने माउंटेन कह दिया, और माउंटेन का जो स्लोप होगा, माउंटेन का जो स्लोप होगा उसको हमने क्या कह दिया, पेडिमेंट कह दिया। माउंटेन का जो स्लोप होगा उसको हमने क्या कह दिया, पेडिमेंट कह दिया, है ना। पेडिमेंट स्लोप हो गया माउंटेन से। जैसे फिर आप नीचे उतरे, अब आप समझो, इसको थोड़ा सा फील करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। आप किसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे नीचे थोड़ा सा पानी है, ठीक है, उस जगह को कहोगे प्लाया, क्या कहते हैं उससे, प्लाया। मैं कह रहा हूँ आपके आसपास में थोड़ा सा पानी है तो आपने कहा प्लाया। फिर आप उस देखते हो तो दूर तक प्लेन है, बिल्कुल कैसा है, प्लेन है, पर वहाँ पानी नहीं भरा हुआ, सिर्फ प्लेन है, उसको आप क्या कहते हो, बजाड़ा। क्या कहते हो उसको, बजाड़ा। तो प्लाया पानी वाली जगह जहाँ पे आप खड़े हो, इमेजिन करना है इसको। फिर आप क्या देखते हो, दूर तक देख रहे हो चारों तरफ, तो वहाँ पे प्लेन है, तो उसको आपने कहा बजाड़ा। फिर आप थोड़ा सा आगे देखे तो वहाँ पे अब स्लोप चालू हुआ ऊपर चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने का जो स्लोप स्टार्ट हो रहा है उसको हमने क्या कहा, पेडिमेंट। और उसके ऊपर देख रहे हो तो फिर आपको पहाड़ दिख रहे हैं। मतलब अगर आप इमेजिन करा आपने तो आपको पता चला आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ है, वहाँ से स्लोप आ रहा है, स्लोप आने के बाद में नीचे प्लेन है, और उस पूरे प्लेन पे नहीं बल्कि प्लेन के बिल्कुल सेंटर में थोड़ा सा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और उस पानी को, उस जगह को अपन क्या कहते हैं, प्लाया कहते हैं। ये पानी सर कहाँ से आया, ये पानी मैंने आपको बताया, या तो इस पानी के भी दो कारण हो सकते हैं, या तो नीचे का जो वाटर है, ग्राउंड वाटर, वो आ जाए कि रिवर इतना इरोजन कर दे, इतना इरोजन कर दे कि नीचे का वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर की तरफ आ जाए। लेकिन प्लायाज ज्यादातर इस तरह से फॉर्म नहीं होते, प्लायाज फॉर्म होते हैं कि जो वो फ्लड वाला वाटर था या जो रेन वाला वाटर था वो क्या है, वहां पे रह जाता है। क्योंकि देखो, मान लो अभी तो हमने बताया मैंने आपको कि फ्लड आई होगी जिसकी वजह से ही बना होगा, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा, इन फ्यूचर ये होगा कभी दोबारा जोधपुर में, अगर कभी दोबारा जोधपुर में बारिश आई तो मान लो फ्लड जैसी नहीं, ठीक ठाक बारिश आई, तो होगा क्या, इन पहाड़ों पे बारिश गिरेगी, गिरने की वजह से पानी किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। जब पानी नीचे की तरफ आएगा तो वो क्या करेगा, इन माउंटेन के ऊपर से सेडिमेंट्स लेकर आएगा। अरे सर आप तो रिवर वाला बताने लग गए कि रिवर जब ऊपर से फ्लो होती आती है माउंटेन के साथ में तो अपने साथ में सेडिमेंट्स लेकर आती है, और जब वो नीचे माउंटेन से उतरती है तो सेडिमेंट्स को, माउंटेन से उतरते हुए सेडिमेंट्स छोड़ देती है, और वहां पे एल्यूवियल फैन बनते हैं। ऐसा एक फीचर बताया था मैंने कि जैसे ये रिवर आई किसी माउंटेन से और आके उसने सेडिमेंट को छोड़ दिया, और इस तरह का जो यहाँ पे सारा इकट्ठा हुआ सेडिमेंट, एल्यूवियल फैन बताया था मैंने। ऐसे ही यहाँ भी फैन देखने को मिलते हैं, जब बारिश आती है पानी नीचे आएगा तो यहाँ पे फैन क्रिएट हो जाएंगे। सर कैसे होते हैं फैन, ये देखो, याद करो, फैन इस तरह का बताया था मैंने, याद आया। तो हुआ क्या, पानी बहता हुआ आया बारिश का और आके यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया। इस मैंने बताया जो स्लोप होता है, इस स्लोप को अपन कहते हैं पेडिमेंट।
और मैं चाहूं तो इससे क्या कह सकता हूं, इससे मैं कह सकता हूं पेडिमेंट फेंस। क्या कह सकते हैं, पेडिमेंट फेंस। जैसे वो एल्यूवियल फेंस थे, ये पेडिमेंट फेंस मिलेंगे आपको। और वो पानी फिर आगे की तरफ आ जाएगा, आगे की तरफ आया, वो प्लेन में आया, प्लेन में भी क्या होगा, जहां पे बिल्कुल सेंटर होगा प्लेन का, जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पे आगे इकट्ठा हो जाएगा। जिस जगह पे आगे इकट्ठा हुआ वो तो क्या हो गया, आपके प्लाया हो गए, और बाकी आसपास का जो प्लेन खाली रह गया वो क्या है, बजाड़ा हो गया। देखो डायग्राम से समझो, तुम इस जगह पे खड़े थे, तुम इस जगह पे खड़े हो यहाँ पे, ये तुम खड़े यहाँ पे, ठीक है, और ये तुम्हारे आसपास में जो है थोड़ा यहाँ पे पानी भरा हुआ है, दिख रहा है डायग्राम, ये थोड़ा जो ब्लू ब्लू बनाया है ये पानी है, ये बीच में आप येलो कलर के यहाँ पे खड़े हो। अब हो रहा क्या है, ये पानी वाला जो रीजन है, ये पानी कहाँ से आया होगा सर, मैंने बताया तो बारिश का पानी आता है या नीचे ग्राउंड वाटर आ जाता है। लेकिन होता क्या है, ये जो पानी होता है ये, जैसे ओएसिस में तो अलग सीन था, ओएसिस में सिर्फ ग्राउंड वाटर ही आ रहा था। यहाँ पे क्या होता है, ये पानी रुका रुका इवेपोरेट हो जाता है ना, इवेपोरेट, और ये बारिश का पानी है, ये आसपास से फ्लो होता हुआ आ रहा है, फ्लो होता हुआ आने की वजह से क्या होगा, ये जो भी यहाँ के माउंटेन्स होंगे उनके सबके मिनरल्स लेकर आएगा, और ये सारे मिनरल्स इस पानी के अंदर सॉल्ट का काम करेंगे। जो माउंटेन के ऊपर पानी बहता है तो वो मिनरल्स लेकर आते हैं ना अपने साथ में, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब सॉल्ट का काम करते हैं। कि माउंटेन जो होते हैं एक तरह के सॉल्ट कह सकते हैं अपन, कि इनमें सॉल्ट होता है माउंटेन के अंदर। तो जब ये फ्लो होता हुआ आया, और ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे, है ना, या चलो बता देता हूँ भाई, बात यह है इतने बड़े बड़े ओशियंस ये सॉल्टी क्यों है सारे, क्योंकि सॉल्ट होते क्या है पानी के अंदर। अगर आपको Na, थोड़ी साइंस की बात हो जाएगी लेकिन बता देता हूँ, सोडियम हो गया, है ना, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, अरे इस तरह के जो ये सब मिनरल्स हैं ये पत्थर के अंदर ही मिलते हैं, रॉक्स में मिलते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं। तो होता क्या है, पहाड़ों के अंदर ही मिनरल्स है, बारिश हुई, मान लो अर्थ उस समय फॉर्म ही हुई थी, ओशियंस वगैरह इतने बने नहीं, ये बन गए, ओशियन में पानी आ गया, है ना, लेकिन ओशियन में सारा फ्रेश वाटर है। कैसा वाटर है, सारा फ्रेश। आप खुश हो गया यार इतना सारा फ्रेश वाटर था एक टाइम पे, लेकिन हुआ क्या, बारिश हुई, बारिश होने की वजह से जब बारिश का पानी माउंटेन पे से बहता हुआ आया तो उसने क्या करे, माउंटेन से ही सारे मिनरल्स लिए, और ये आके किस में गिर गया, ओशियन में। जब ये वाटर ने मिनरल्स लिए तो वाटर हो गया सॉल्टी थोड़ा सा, है ना, कि सॉल्ट क्रिएट करते हैं वाटर के अंदर, ये सॉल्टी हो गया, आके ओशन में गिर गया। अब ओशन में सॉल्टी वाटर गिरा, अब होगा क्या, ओशन में से फिर से इवेपोरेशन होगा, पानी भाप बन के कहाँ जाएगा, ऊपर बादल बनाने के लिए। लेकिन जब पानी भाप बन के ऊपर जाएगा ओशन में से तो सिर्फ पानी जाता है, सिर्फ वहां से पानी जाएगा, ये Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इनको अपने साथ लेकर नहीं जाता, ये सारे अब भी नीचे रह जाएंगे। तो भाप बन के गया, ऊपर जाके बादल बने, फिर बारिश हुई, फिर माउंटेन से बहता हुआ पानी आया। अब जब दोबारा माउंटेन से पानी आएगा तो और सोडियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और कैल्शियम लेके आएगा और उस ओशन में जाएंगे, ओशन में चला गया। लेकिन अब जब पानी फिर से इवेपोरेट होगा तो ये लोग तो वहीं रह गए ओशन में, सिर्फ पानी इवेपोरेट हुआ। तो विद द ओवर द पासेज ऑफ टाइम, टाइम के पास होते होते मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर क्या हुआ, ये बारिश होती गई, पानी इकट्ठा होता गया ओशन में, लेकिन ओशन क्या होते गए, उसमें सॉल्ट रह गया अंदर की तरफ, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होता, तो सॉल्ट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो सर आपका मतलब ये है कि आज जितने ये सॉल्टी हैं ओशन, आने वाले टाइम में उससे ज्यादा सॉल्टी हो जाएंगे। एग्जैक्टली, समझ गए आप फिर, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये जब तक अर्थ रहेगी तब तक चलता रहेगा। जितने भी माउंटेन्स हैं इनका जितना भी सॉल्ट है वो सारा ओशन में चला जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ। इस वजह से ये ओशन, ये सीज वगैरह जो है आपको सब सॉल्टी नेचर के मिलते हैं, सब सैलाइन नेचर के। अब ये सब सैलाइन नेचर के, तो तुमको समझ में आया क्यों ये सैलाइन है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये पानी भी सैलाइन देखने को मिलेगा आपको। सैलाइन क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश आई, बारिश आके पानी इकट्ठा हुआ, डेजर्ट है, इवेपोरेट होगा, पानी इवेपोरेट हो गया, पर यहाँ से जो पानी आ रहा है वो अपने साथ में इनके सॉल्ट लेकर आ रहा है माउंटेन्स पे से, कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम ऐसी चीज लेकर आ रहा है, वो सारी यहाँ पे रह जाएगी, व्हाइट व्हाइट कलर का रह जाएगा सॉल्ट सा। फिर इन केस कभी जब बारिश आएगी तो फिर उसमें सॉल्ट के अंदर पानी भर जाएगा। अब सॉल्ट में अगर पानी भरेगा तो पानी क्या पीने लायक होगा, नहीं सर, वो तो खारा होगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको सॉल्ट पैन कहते हैं। क्या कहते हैं इससे, कि यहाँ पे जो प्लायाज होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉल्ट पैन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सॉल्ट जैसा फीचर डेवलप हो जाता है, मतलब सॉल्ट देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ओआसिस में ऐसा नहीं था। ओआसिस में क्या था, जो अपन ने डिप्लेशन वाला पढ़ा था, वहां पे क्या था, कहीं से पानी बहता हुआ नहीं आ रहा था ओआसिस के अंदर। ओआसिस में नीचे ग्राउंड वाटर ही ऊपर आ गया था ऐसे कैसे। तो जब ओआसिस में नीचे ग्राउंड वाटर ऊपर आया तो वहां पे आपको क्या होगा, फिर कोई सॉल्ट वॉल्ट वाला फीचर देखने नहीं मिलेगा। सॉल्ट तब आता है जब माउंटेन्स क्या होते हैं, इरोड होते हैं, इनके पार्टिकल्स ये सोडियम, मैग्नीशियम पानी के साथ में किसी जगह पे आते हैं, इसके अंदर ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी चीज समझ लिया आपने, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये एक आता नहीं, वो तो अभी बात हुई अपनी अचानक से, इसलिए चीजें पता लग गई आपको।
बाकी जब ये फीचर्स बता रहे होते हैं तो इस तरह की बात नहीं होती। कि अब आपको लेकिन एक अच्छी चीज़ समझ में आ गई कि ओएसिस और प्लायाज दोनों सेम चीज़ें नहीं है। दिखने में क्या लग सकती है, सेम लग सकती है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। एक के अंदर फ्रेश वाटर है, एक के अंदर सॉल्टी वाटर है। और क्यों एक में सॉल्टी वाटर है और क्यों उसमें फ्रेश है, ये रीज़न अब आपको पता है, ये चीज़ें आपको पता है ना। तो बहुत अच्छा सीख लिया आपने यहाँ पे। तो ये चीज़ देख ली हमने, हमें समझ में आ गया कि सर ठीक है इस तरह के फीचर्स हैं बॉल्सन। और ये जो पूरा फीचर है, ये माउंटेन मिलाना, ये पेडिमेंट हो गया, प्लायाज हो गया, बजाड़ा, ये पूरा जो एक फीचर है इनको हम कहते हैं बॉल्सन। क्या कहते हैं इसे, बॉल्सन कहते हैं। बॉल्सन क्या होता है, एक डेजर्ट के बीच में बेसिन सा होता है जहाँ पे आपको चारों तरफ माउंटेन मिलेंगे विथ नो आउटलेट ऑफ वाटर। पानी निकलने का रास्ता नहीं है, पानी बस वहाँ सेंटर में देखने को मिलेगा, पानी निकलने का रास्ता नहीं है। कह रहा है पेडिमेंट क्या होते हैं, स्लोप होते हैं, जेंटल स्लोप होते हैं। और इस स्लोप के ऊपर मैंने आपको बताया अगर आपको यहाँ पे सेडिमेंट देखने को मिल जाए माउंटेन के, वहां से ऊपर पानी आने की वजह से, तो उसको पेडिमेंट फैंस भी कह सकते हैं, है ना, एल्यूवियल फैन की जैसे। बजाड़ा जो है, बजाड़ा क्या होता है, बजाड़ा मैंने बताया नीचे का प्लेन फीचर्स है। ए ब्रॉड स्लोप फॉर्म व्हेन सेवरल एल्यूवियल फैन जॉइन टुगेदर एट द बेस ऑफ द माउंटेन। कि माउंटेन के नीचे जो वो एल्यूवियल फैन बना था, तो मान लो इधर का एल्यूवियल फैन बना, फिर उधर वाले माउंटेन का एल्यूवियल फैन बना। अब माउंटेन का स्लोप तो आपने क्या कह दिया, पेडिमेंट, ये बन गए पेडिमेंट फैंस। लेकिन इन फैंस के आगे जुड़ने की वजह से ये बीच में जगह फॉर्म हो रही है, पूरा क्या है, बजाड़ा है। बजाड़ा के सेंटर में जहाँ पे पानी भरा हुआ मिलेगा वो क्या है, प्लायाज है। प्लायाज ए फ्लैट फ्लोर डेजर्ट लेक बेड, यूजुअली ड्राई, ज़्यादातर ड्राई होता है, लेकिन पानी आ जाएगा जब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, रेनफॉल देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने बताया हो सकता है इसके अंदर नीचे से इतना चल जाए, ग्राउंड वाटर आ जाए, लेकिन फिर भी नहीं पहुंच पाता जितना उसके अंदर होता है ओएसिस वाले में, उसमें ग्राउंड वाटर टच नहीं हो पाता। तो यहाँ पे क्या है, मेनली किस पे डिपेंड करती है, ये रेनफॉल पे डिपेंड करती है। क्योंकि अगर इसके अंदर ग्राउंड वाटर आने लग जाएगा तो फिर ये कैसे नेचर की हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। लेकिन फिर भी फ्रेश तो चलो हो गई, मान लो कभी यहाँ पे दोबारा बारिश आएगी, अगर वो सॉल्ट अगर एक बार जम गया ना यहाँ पे आके, फिर आप कितना इसमें ग्राउंड वाटर डालना, ये सॉल्ट ही रहने वाली है। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे जिसके अंदर हम आगे के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये अभी आपको लगेगा क्लास कट हो गई, पर कट नहीं हुई है, बीच के अंदर बैटरी जो थी डेड हो गई, पर हमारा सब कुछ पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, रिवीजन करते रहना, पढ़ते रहना, तब तक के लिए गुड बाय।